Hello guys, welcome into online biology classes, School of Science. हेलो डियर स्टूडेंट, मैं सुरेश कुमार फिर से एक नए वीडियो के साथ आप लोगों के सामने उपस्थित हुआ हूं। इस वीडियो में हम लोग प्रैक्टिस सेट 3 देखेंगे, जिसके माध्यम से बायोलॉजी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2020 को देखेंगे। डियर स्टूडेंट्स, यहां आपको 100% वेरीफाइड आंसर्स एंड एक्सप्लेनेशन मिलेंगे। वीडियो बनाने का मुख्य उद्देश्य बच्चों को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बनाने का प्रैक्टिस करवाना है और साथ ही बोर्ड एग्जाम में अच्छे मार्क्स लाने में उनकी हेल्प करना है। तो आप इन वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इस वीडियो से बेनिफिट ले सके। हम लोग इस वीडियो को सीरीज में देख रहे हैं। फर्स्ट वीडियो में प्रैक्टिस सेट 1 देखा था, सेकंड वीडियो में प्रैक्टिस सेट 2 देखा है और इस वीडियो में हम लोग देखने जा रहे हैं प्रैक्टिस सेट 3 2020 प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। ओके स्टूडेंट, फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं, व्हाट विल बी द बेस सीक्वेंस ऑफ डीएनए अगेंस्ट द बेस सीक्वेंस AUCGCCUGA of RNA। याद रखना डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि बेस सीक्वेंस ऑफ RNA जो कि AUCGCCUGA दिया हुआ है, RNA का बेस सीक्वेंस दिया गया है और इसके अगेंस्ट याद रखना डीएनए का बेस सीक्वेंस पूछा जा रहा है कि किस डीएनए के बेस सीक्वेंस से इस आरएनए का बेस सीक्वेंस का फॉर्मेशन हुआ है। आप लोग पढ़े होंगे प्रोसेस ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्शन में क्या होता है, डीएनए से आरएनए का फॉर्मेशन होता है, आरएनए। और यहां देखेंगे आरएनए का जो नाइट्रोजनस बेस सीक्वेंस होता है ये डिपेंड करता है डीएनए के नाइट्रोजनस बेस सीक्वेंस पर। अब आप लोग ये भी जानते हैं कि डीएनए डबल चेन से बना हुआ होता है जबकि आरएनए सिंगल चेन से बना हुआ होता है। डीएनए के डबल चेन में हम लोग देखेंगे कि दोनों ही चेन पर नाइट्रोजनस बेस स्पेसिफिक मैनर में अरेंज होता है। अगर डीएनए के एक चेन पे नाइट्रोजनस बेस थाइमीन है, टी है, तो ठीक इसके अपोजिट वाले चेन पे एडेनिन होगा। यानी कि डीएनए में हमेशा याद रखना है एक स्पेशल बॉन्डिंग मिलेगा। अगर किसी एक चेन पे एडेनिन है तो इसका पेयर हमेशा थाइमीन के साथ होता है, यानी दूसरे चेन पे थाइमीन होगा। और अगर किसी एक चेन पे साइटोसिन है तो इसके ठीक अपोजिट वाले चेन पे गुआनिन होगा और इसके बीच हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। साइटोसिन और गुआनिन के बीच ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड आपको दिख रहा है, ये जो लाइन 3 लाइंस है ये ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड को दिखा रहा है। और एडेनिन एंड थाइमीन के बीच जो आपको 2 लाइन दिख रहा है ये डबल हाइड्रोजन बॉन्ड को दिखा रहा है कि अगर ऊपर एडेनिन है तो नीचे वाले चेन पे थाइमीन होगा, अगर नीचे एडेनिन है तो ऊपर वाले चेन पे थाइमीन होगा, अगर नीचे गुआनिन है तो ऊपर वाले चेन पे साइटोसिन होगा, अगर नीचे साइटोसिन है तो ऊपर वाले चेन पे गुआनिन होगा, अगर नीचे गुआनिन है तो ऊपर वाले चेन पे साइटोसिन होगा। यानी ये स्पेशल बॉन्डिंग है कि एक चेन का एडेनिन दूसरे साइड के चेन पे थाइमीन के साथ जुड़ा हुआ होता है। तो इस तरह से ये स्पेशल बॉन्डिंग, अगर आपको किसी डीएनए के एक चेन का नाइट्रोजनस बेस दे दिया जाए, ठीक है, ऐसा भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है
कि डीएनए के किसी एक चेन का बेस सीक्वेंस आपको दे दिया जाए TAGCG है, तो इसके अपोजिट चेन का बेस सीक्वेंस क्या होगा? तो अपोजिट चेन का बेस सीक्वेंस ATCGC होगा। अब याद रखना है कि डीएनए का जो 2 चेन है, जब वो आरएनए बनाएगा, यानी कि जिस समय ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस चलेगा, याद रखना डीएनए से आरएनए का बनना क्या कहलाएगा? ट्रांसक्रिप्शन। तो ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस जिस समय चलेगा, उस समय डीएनए का जो 2 चेन है, ऊपर वाले को मान ले रहे 1 चेन और नीचे वाले को सेकेंड चेन। तो अगर 2 चेन है तो दोनों में से कोई एक चेन टेम्पलेट का काम करेगा, या तो आरएनए को ऊपर वाला चेन बनाएगा या नीचे वाला चेन बनाएगा। तो जो भी आरएनए का फॉर्मेशन कर रहा है, मान ले रहे हैं कि नीचे वाला चेन आरएनए का फॉर्मेशन कर रहा है, नीचे वाला चेन अगर आरएनए को बनाएगा तो नीचे वाले चेन को बोलेंगे टेम्पलेट चेन या टेम्पलेट स्ट्रैंड। और अगर कोई एक चेन टेम्पलेट स्ट्रैंड है, यानी कि जो आरएनए बना रहा है, इसके अपोजिट वाले चेन जो कि ऊपर वाला चेन है, तो अपोजिट वाले चेन को बोलेंगे कोडिंग चेन, कोडिंग चेन या कोडिंग स्ट्रैंड। तो डीएनए में 2 स्ट्रैंड पता चल गया, एक कोडिंग स्ट्रैंड, एक टेम्पलेट स्ट्रैंड। टेम्पलेट स्ट्रैंड आरएनए को बनाएगा, ठीक है। इस दोनों में से कोई भी एक टेम्पलेट स्ट्रैंड हो सकता है और दूसरा कोडिंग स्ट्रैंड हो सकता है। अब यहां भी याद रखना, ट्रांसक्रिप्शन में कुछ रूल्स है, क्योंकि हम लोग को पता है कि आरएनए में एक नाइट्रोजनस बेस नहीं होता है, जो है थाइमीन, यानी टी आरएनए में नहीं पाया जाता है। थाइमीन के बदले में जो बेस आरएनए में होगा वो है यूरासिल, यूरासिल। तो मान लो कि ये आरएनए का फॉर्मेशन टेम्पलेट स्ट्रैंड से हो रहा है, यानी अगर यहाँ पे थाइमीन है, टी दिया हुआ है, तो आरएनए के एक चेन पे थाइमीन के जस्ट अगेंस्ट में कौन सा बेस आएगा? तो एडेनिन आएगा। एडेनिन हम लोग देख रहे हैं एक एक करके, एडेनिन आएगा। फिर दूसरा में हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे एडेनिन है, एडेनिन के ठीक अगेंस्ट में जो कॉम्प्लीमेंट्री बेस यहाँ पे बनेगा, थाइमीन बनेगा। अब यहाँ पे हम लोग थाइमीन ले रहे हैं। अब चूंकि हम लोग को पता है कि आरएनए में थाइमीन होता नहीं है, तो जहां जहां थाइमीन आने वाली बात होगी वहां पे यूरासिल का ट्रांसक्रिप्शन होता है, यू। यानी कि ये जो थाइमीन आना चाहिए था वो नहीं आके क्या आएगा? यूरासिल, यू। ठीक है, आप लोग पढ़े होंगे डीएनए और आरएनए के डिफरेंस में कि आरएनए स्ट्रैंड में थाइमीन नहीं होता है, थाइमीन के जगह पे यूरासिल पाया जाता है। फिर हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे डीएनए का थर्ड बेस, ये जो गुआनिन है, यानी ये गुआनिन अपने कॉम्प्लीमेंट्री बेस के रूप में बनाएगा साइटोसिन। फिर हम लोग देख रहे हैं ठीक इसके बाद साइटोसिन है, तो साइटोसिन अपने कॉम्प्लीमेंट्री बेस के रूप में बनाएगा गुआनिन। फिर हम लोग देख रहे हैं गुआनिन है, तो गुआनिन बनाएगा साइटोसिन। तो इस तरह से हम लोग देख रहे हैं कि ये जो हमारा एक स्ट्रैंड बना आरएनए स्ट्रैंड, ये आरएनए स्ट्रैंड हो गया, यानी AUCGC। अब देखो क्वेश्चन में क्या दिया गया है? AUCGC। अब इस तरीके से C अगर यहाँ है, आपको यहाँ पे दिया गया है ये बेस, इसमें C बेस भी और है, फिर इसके बाद U बेस है, फिर G बेस है, फिर A बेस है। तो अब इसके अगेंस्ट बनाओ कि अगर यहाँ साइटोसिन है तो डीएनए पे इसके आगे क्या होगा? यहाँ पे गुआनिन होगा। अगर यूरासिल है तो यूरासिल किसके बदले में बना है? अभी हम लोगों ने देखा था यूरासिल एडेनिन के बदले में बना है, यहाँ पे एडेनिन होगा। फिर अगर गुआनिन है तो यहाँ पे साइटोसिन होगा, और फिर अगर एडेनिन है थाइमीन। तो इस तरह से हम लोग बेस सीक्वेंस बनाएंगे। ये अभी तरीका हम लोग सीखेंगे बेस सीक्वेंस कैसे बनाएंगे। तो इस तरह से हम लोग देख रहे हैं कि ये आरएनए स्ट्रैंड ऑलरेडी दिया हुआ है, तो ये आरएनए स्ट्रैंड डीएनए के कौन कौन से नाइट्रोजनस बेस से बना होगा। तो अब देखो एडेनिन है, तो ये एडेनिन बना होगा यहाँ पे कौन से? थाइमीन से, क्योंकि थाइमीन ही ट्रांसक्राइब करके एडेनिन बनाता है। अगर यहाँ पे यूरासिल है, याद रखना है कि यूरासिल के बदले में यहाँ पे हम लोग थाइमीन होना चाहिए था, और थाइमीन को कौन बनाता है? तो एडेनिन।
डीएनए पे अगर एडेनिन होता है तो यही बनाएगा थाइमिन, लेकिन थाइमिन आरएनए में नहीं होता है, थाइमिन के जगह पे यूरासिल का फॉर्मेशन होता है। जैसे यहाँ पे साइटोसिन दिया हुआ है तो हमेशा गुआनिन साइटोसिन का फॉर्मेशन करेगा। इससे अगर यहाँ गुआनिन दिया हुआ है तो साइटोसिन गुआनिन का फॉर्मेशन करेगा। फिर साइटोसिन दिया हुआ है तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे गुआनिन, फिर साइटोसिन दिया हुआ है तो साइटोसिन के अगेंस्ट गुआनिन, यूरासिल दिया हुआ है तो यूरासिल एडेनाइन के अगेंस्ट में बनता है। फिर गुआनिन दिया हुआ है तो साइटोसिन, और एडेनिन दिया हुआ है तो थाइमिन। तो इस तरह से हमारा आरएनए के अगेंस्ट जो बेस सीक्वेंस होना चाहिए था डीएनए पे वो ये होना चाहिए था। अब डीएनए का अगर एक स्ट्रैंड पता हो तो डीएनए के दूसरे स्ट्रैंड का भी नाइट्रोजनस बेस हम लोग बता सकते हैं। जैसे डीएनए के एक स्ट्रैंड पे अगर थाइमिन है तो ठीक इसके अपोजिट स्ट्रैंड पे क्या होगा, एडेनिन होगा। अगर एक स्ट्रैंड पे एडेनिन है तो दूसरे स्ट्रैंड पे थाइमिन होगा। फिर गुआनिन है तो दूसरे पे साइटोसिन, साइटोसिन है तो दूसरे पे गुआनिन, गुआनिन है तो साइटोसिन, गुआनिन है तो साइटोसिन, एडेनिन है तो थाइमिन, साइटोसिन है तो गुआनिन, थाइमिन है तो एडेनिन। यानी आरएनए से हम लोग डीएनए का एक स्ट्रैंड पता लगा लिए और डीएनए के एक स्ट्रैंड से डीएनए का दूसरा स्ट्रैंड भी हम लोग आसानी से पता लगा सकते हैं। तो डीएनए से आरएनए का बनना ही ट्रांसक्रिप्शन कहलाता है। अगर आरएनए से डीएनए बने तो उसे हम लोग बोलेंगे रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। तो आई होप आपको आंसर पता चल गया होगा कि अगर एक आरएनए स्ट्रैंड दिया हुआ है तो ये आरएनए स्ट्रैंड कौन से डीएनए स्ट्रैंड से बनेगा, तो ये यहाँ जो बेस सीक्वेंस है, देखो ये जो बेस सीक्वेंस है यही आपका आंसर हो गया। यहाँ हम लोग देख रहे हैं बी आपका करेक्ट आंसर है, टी ए जी सी जी जी ए सी टी, ठीक है। तो ये आपका करेक्ट आंसर। ओके, तो एक्सप्लेनेशन देख रहे हैं। ड्यूरिंग ट्रांसक्रिप्शन दैट इज फॉर्मेशन ऑफ आरएनए फ्रॉम डीएनए, thymine nitrogenous base of any one strand transcribed as adenine. Adenine is transcribed as uracil. यानी डीएनए पे अगर एडेनाइन होगा तो आरएनए पे यूरासिल बनाएगा। डीएनए पे अगर थाइमिन होगा, ठीक है, तो आरएनए पे वो एडेनाइन बनाएगा, ठीक है। अगर डीएनए पे गुआनिन है तो ये आरएनए पे साइटोसिन बनाएगा, और अगर डीएनए पे साइटोसिन है तो ये आरएनए पे गुआनिन बनाएगा। सो अकॉर्डिंग टू दिस रूल डीएनए सीक्वेंस ऑफ गिवन आरएनए विल बी TAG CGG ACT, यानी कि आपका आंसर बी। तो ये याद रखना है कि अगर कोई आरएनए स्ट्रैंड दिया हुआ है तो आरएनए स्ट्रैंड से हम लोग को टेम्पलेट कोड पता चल जाएगा, ये टेम्पलेट कोड। और अगर टेम्पलेट कोड दिया हुआ है तो हम लोग को आरएनए स्ट्रैंड भी पता चल जाएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन किसी भी तरीके से पूछा जा सकता है। फिर टेम्पलेट कोड से हम लोग को कोडिंग कोड भी पता चल जाएगा। यानी कभी कभी एग्जाम में आपको कोडिंग कोड दे देगा, कोडिंग से फिर आपको टेम्पलेट निकालना पड़ेगा और टेम्पलेट से आरएनए, ठीक है, स्ट्रैंड पता लगाना पड़ेगा। तो इस तरीके से क्वेश्चंस पूछा जाता है। ओके, तो करेक्ट आंसर आपका बी था। नेक्स्ट हम लोग देख रहे हैं सेकेंड क्वेश्चन। प्लांट बॉडी इज हैप्लॉइड इन विच ऑफ द फॉलोइंग? किस में प्लांट बॉडी हैप्लॉइड होता है? आप लोग प्लांट का लाइफ साइकिल पढ़े होंगे तो पढ़े होंगे अल्टरेशन इन जनरेशन। अल्टरेशन इन जनरेशन का मतलब है कि प्लांट दो टाइप का बॉडी बनाता है ना अपने पूरे लाइफ में। कभी वो हैप्लॉइड बॉडी बनाता है, हैप्लॉइड, तो कभी वो डिप्लॉइड बॉडी बनाता है, डिप्लॉइड। ओके, हैप्लॉइड बॉडी का मतलब हो गया कि उस प्लांट के पूरे सेल में हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम ही प्रेजेंट होगा, यानी कि पूरा का पूरा बॉडी सेल्स हैप्लॉइड होगा, एन से जिसे डिनोट करेंगे। डिप्लॉइड बॉडी का मतलब हो गया कि प्लांट के पूरे बॉडी में 2n क्रोमोसोम होगा। तो जब कभी कोई गैमीट प्लांट
बॉडी बनाता है, गैमीट, याद रखना गैमीट हैप्लॉइड होता है, और गैमीट अगर पूरा का पूरा प्लांट बॉडी बना लिया तो उस प्लांट बॉडी को बोलेंगे हैप्लॉइड या फिर इसी को बोलेंगे गैमीटोफाइट। और अगर डिप्लॉइड बॉडी मतलब आफ्टर फर्टिलाइजेशन कोई नया सेल बना तो फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट बनता है। अगर जाइगोट पूरे बॉडी को बना रहा है तो बोलेंगे डिप्लॉइड बॉडी, और डिप्लॉइड बॉडी को हम लोग बोलते हैं स्पोरोफाइट। स्पोरोफाइट यानी प्लांट कभी कभी गैमीटोफाइट बॉडी बनाता है और कभी कभी स्पोरोफाइट, यानी कि अगर स्पर्म एंड ओवम फर्टिलाइजेशन के बिना ही प्लांट बॉडी बना ले, स्पर्म भी प्लांट बॉडी बना सकता है, ओवम भी बना सकता है। तो अगर स्पर्म या ओवम बिना फर्टिलाइजेशन के प्लांट बॉडी बना ले तो बोलेंगे गैमीटोफाइट, और अगर जाइगोट प्लांट बॉडी बनाए तो बोलेंगे स्पोरोफाइट। तो क्वेश्चन है प्लांट बॉडी इज हैप्लॉइड इन विच ऑफ द फॉलोइंग। याद रखना है पूरे प्लांट के लाइफ साइकिल में देखेंगे कि प्लांट कुछ समय के लिए हैप्लॉइड प्लांट बॉडी भी बनाता है और डिप्लॉइड प्लांट बॉडी भी बनाता है, यानी एल्गी भी बनाता है, दोनों टाइप का बॉडी, फंगाई भी बनाता है, ब्रायोफाइट्स भी बनाता है। इसलिए आपका करेक्ट आंसर हो गया ऑल ऑफ दिस। ठीक है, आगे बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ एक्स साइटू कंजर्वेशन। याद रखना है कंजर्वेशन, प्लांट एंड एनिमल को कंजर्व करने के लिए हमें हैबिटेट की जरूरत होती है। तो ऑन द बेसिस ऑफ हैबिटेट अगर देखें तो कंजर्वेशन दो टाइप का होता है। कंजर्वेशन हम लोग बोलते हैं प्रोटेक्शन को, इसे प्लांट एंड एनिमल को जब हम लोग प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, तो उसी को हम लोग बोलेंगे कंजर्वेशन। तो कंजर्वेशन के लिए हमें हैबिटेट की जरूरत पड़ेगी, या तो किसी प्लांट और एनिमल को उसके खुद के नेचुरल हैबिटेट में हम लोग कंजर्व कर ले। तो जब किसी प्लांट एंड एनिमल को उसके ही नेचुरल हैबिटेट में कंजर्व करते हैं, उसके अपने घर में उसे कंजर्व करते हैं, तो इसे बोलेंगे इन साइटू कंजर्वेशन। और अगर प्लांट्स को हम लोग उसके अपने हैबिटेट के अलावा कहीं दूसरे जगह ले जाकर कंजर्व करते हैं, वो हैबिटेट नेचुरल भी हो सकता है, आर्टिफिशियल भी हो सकता है, लेकिन वहां उसका बर्थ नहीं हुआ, मतलब किसी दूसरे जगह से, ऐसे समझ लो आप लोग कोई फॉरेस्ट वन है ऑस्ट्रेलिया में और कोई फॉरेस्ट 2 इंडिया में, ठीक है, तो फॉरेस्ट यहां भी नेचुरल हैबिटेट ही था, फॉरेस्ट 2 भी नेचुरल हैबिटेट ही है, ठीक है। लेकिन अब देखो किसी एनिमल को ऑस्ट्रेलिया से अगर हम लोग उठाकर इंडिया में कंजर्व कर दे रहे हैं, तो ये नेचुरल हैबिटेट तो है, बट उस एनिमल का या प्लांट का अपना हैबिटेट नहीं है। मतलब किसी भी प्लांट या एनिमल को उसके अपने हैबिटेट से निकालकर किसी दूसरे जगह के हैबिटेट में प्रोटेक्टेड रखना, कंजर्व रखना, क्या कहलाएगा? एक्स साइटू कंजर्वेशन, अदर देन देयर ऑन हैबिटेट। अगर किसी प्लांट या एनिमल को उसके खुद के हैबिटेट से अलग किसी दूसरे हैबिटेट में कंजर्व करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं, इसे बोलेंगे एक्स साइटू कंजर्वेशन। ओके, तो अब देख रहे हैं हम लोग यहाँ पे इन साइटू का मतलब हो गया उसके अपने हैबिटेट में कंजर्व करना, एक्स साइटू का मतलब हो गया अदर देन देयर ऑन हैबिटेट, अपने हैबिटेट को छोड़कर कहीं भी दूसरी जगह उसे कंजर्व कर देते हैं, तो बोलेंगे एक्स साइटू कंजर्वेशन। तो अब देखो क्या है, ऑप्शन में है सैक्रेड ग्रुप्स। सैक्रेड ग्रुप का मतलब हो गया धार्मिक वन। तो कोई वन अगर धार्मिक है, रिलीजियस है, रिलीजियस फॉरेस्ट, तो रिलीजियस फॉरेस्ट है तो उसमें हम लोग किसी प्लांट के साथ छेड़छाड़ करेंगे? नहीं करेंगे। मान लो कोई ट्रीज है जिसका रिलीजियस इंपॉर्टेंस है, तो क्या उसे उखाड़ कर एक जगह से दूसरी जगह ले जाएंगे? ऐसा नहीं, उसके साथ किसी तरह का छेड़खानी हम लोग नहीं करते हैं, मतलब वो जहां है उसे वहीं कंजर्व कर देते हैं। तो अगर इस तरह का कंजर्वेशन मतलब
क्या हो गया कि प्लांट्स या एनिमल्स को उसके अपने स्थान पे कंजर्व कर देंगे, उसके साथ किसी भी तरह का छेड़खानी नहीं करेंगे, यानी उसे किसी तरह से डिस्टरबेंस प्रोवाइड नहीं करेंगे। ठीक है, तो ये तो इन साइटू हो गया ना। इन साइटू में हम लोग बोलते हैं कि अपने ही हैबिटेट में जब किसी प्लांट या एनिमल को रखेंगे तो इन साइटू। तो सेक्रेड ग्रुप्स भी किस तरह का कंजर्वेशन है? इन साइटू कंजर्वेशन। ओके, नेशनल पार्क, नेशनल पार्क में प्लांट्स एंड एनिमल्स को उसके नेचुरल हैबिटेट में कंजर्व किया जाता है। कोई नेचुरल फॉरेस्ट है और उस फॉरेस्ट को ही हम लोग नेचुरल पार्क में कन्वर्ट कर देते हैं और वहां जो प्लांट्स होता है, एनिमल होता है, उसको उसी के हैबिटेट में हम लोग कंजर्व कर दिए या प्रोटेक्टेड रख देते हैं। तो ये भी क्या हो गया? इन साइटू कंजर्वेशन। सीड बैंक, अब नाम से लग रहा है कि ये कोई प्लेस है, बैंक का मतलब होगा प्लेस जहां सीड मिलेगा। तो सीड तो डिफरेंट प्लांट्स का हो सकता है और डिफरेंट प्लांट्स का सीड डिफरेंट प्लेसेस से आता है। एक सीड बैंक में इंडियन प्लांट का भी सीड मिल सकता है, ऑस्ट्रेलियन प्लांट का भी सीड मिल सकता है। ठीक है, तो किसी भी दूसरे हैबिटेट के प्लांट्स का सीड हमें यहाँ से मिल जाएगा। तो सीड बैंक तो स्टोर हाउस की तरह काम करता है, स्टोर हाउस जहां अलग अलग हैबिटेट के अलग अलग सीड्स को स्टोर करके रखा जाता है। तो ये क्या हो गया? एक्स साइटू, मतलब दूसरे प्लेस के सीड्स को एक ही जगह रखा गया है, इसलिए सीड बैंक हम लोग इसको बोल रहे हैं। सीड बैंक आपका क्या हो गया? एक्स साइटू कंजर्वेशन। ओके, तो करेक्ट आंसर विल बी सी। ओके, आगे बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट हम लोग देख रहे हैं फोर्थ, ग्राफियन फॉलिकल आर फाउंड इन। तो ग्राफियन फॉलिकल्स, ये याद रखना है, ह्यूमन फीमेल में पाया जाता है, ह्यूमन फीमेल। और ह्यूमन फीमेल में भी कहा? इनसाइड द ओवरी। तो जब आप लोग फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़े होंगे तो आप लोगों ने पढ़ा होगा कि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का मेन जो फीमेल सेक्स ऑर्गन है वो ओवरी होता है और इस ओवरी के अंदर ही एग्स का मैच्योरिटी होता है। मैच्योरेशन फेज में एग क्या करेगा? अपने चारों तरफ मेनी लेयर्स का फॉर्मेशन करता है। इस लेयर्स को ही हम लोग बोलते हैं ग्राफियन फॉलिकल्स। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ओवरी ऑफ ह्यूमन बीइंग्स, यानी बी। नेक्स्ट हम लोग देख रहे हैं फिफ्थ, टर्नर्स सिंड्रोम विल कंटेन हाउ मेनी क्रोमोसोम्स। टर्नर सिंड्रोम्स होता क्या है? तो जब किसी फीमेल में सिर्फ एक ही एक्स क्रोमोसोम हो, हम लोग पढ़े हुए हैं ह्यूमन में कितना क्रोमोसोम होता है? ह्यूमन बॉडी है 46 क्रोमोसोम। ह्यूमन बॉडी भी 2 टाइप का है, एक मेल बॉडी, एक फीमेल बॉडी। तो जब मेल बॉडी की बात करेंगे, मेल बॉडी, तो इसमें टोटल क्रोमोसोम 44, ये सोमैटिक क्रोमोसोम होता है, एंड एक्स वाई ये सेक्स क्रोमोसोम। ये जो 2 क्रोमोसोम है इसको हम लोग बोलते हैं सेक्स क्रोमोसोम, और ये जो 44 है इसे हम लोग बोलेंगे सोमैटिक क्रोमोसोम। तो टोटल कितना हो गया? 44 प्लस 2 46। सिमिलरली अगर हम लोग फीमेल बॉडी देखें, फीमेल बॉडी, तो फीमेल बॉडी में भी याद रखना 46 क्रोमोसोम ही होता है, 44 प्लस एक्स। तो 44 हमारा ये सोमैटिक क्रोमोसोम और XX ये हो गया सेक्स क्रोमोसोम। ठीक है, सेक्स क्रोमोसोम। तो जब कभी किसी फीमेल में 2 एक्स क्रोमोसोम के बदले एक ही एक्स क्रोमोसोम हो जाए, यानी कि एक एक्स क्रोमोसोम का लॉस हो जाए, अगर मान लो एक एक्स क्रोमोसोम का लॉस हो जाए तो फीमेल में कितना क्रोमोसोम हो जाएगा? 44 सोमैटिक क्रोमोसोम रहेगा प्लस ओनली 1 एक्स, यानी टोटल कितना हो गया? 45। तो इस कंडीशन को ही हम लोग बोलते हैं टर्नर्स सिंड्रोम। याद रखें, टर्नर सिंड्रोम क्या है? तो व्हेन अ फीमेल हैव ओनली 1 एक्स क्रोमोसोम एंड द टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम विल बी 45 इन देयर बॉडी। तो करेक्ट आंसर हो गया आपका ए,
एक्सप्लेनेशन में हम लोग देख लेते हैं। टर्नर सिंड्रोम, व्हेन वन ऑफ द एक्स क्रोमोसोम यानी कि सेक्स क्रोमोसोम इज लॉस्ट इन द फीमेल, जब किसी फीमेल से कोई एक एक्स क्रोमोसोम या कोई एक सेक्स क्रोमोसोम का लॉस हो जाए, देन इट इज कॉल्ड टर्नर सिंड्रोम। तो इस केस को हम लोग क्या बोलेंगे, टर्नर सिंड्रोम। टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम विल बी ओनली 45, दैट इज 44 प्लस एक्स। ठीक है, तो इस टाइम में फीमेल बॉडी के हर एक सेल में कितना क्रोमोसोम होगा, सिर्फ और सिर्फ 45 क्रोमोसोम हर एक सेल में अवेलेबल होगा। It causes a variety of medical and developmental problems in female. अगर किसी फीमेल का नंबर ऑफ क्रोमोसोम 45 हो जाता है तो इससे कई तरह के मेडिकल प्रॉब्लम्स उसके बॉडी में देखने को मिलेंगे, डेवलपमेंटल प्रॉब्लम्स मिलेंगे, जैसे शॉर्ट हाइट, फेलियर ऑफ ओवेरीज टू डेवलप एंड हार्ट डिफेक्ट्स etc. तो करेक्ट आंसर हो गया आपका ए। ओके, तो आगे बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं, 6th क्वेश्चन। ट्रांसजेनिक गोल्डन राइस इज इनरिच्ड विथ विच टाइप ऑफ विटामिन। डियर स्टूडेंट, आप लोग पढ़े होंगे ट्रांसजेनिक प्लांट या ट्रांसजेनिक एनिमल, किसी प्लांट या एनिमल को अगर जेनेटिक इंजीनियरिंग के थ्रू इम्प्रूव्ड किया जाता है तो वैसे प्लांट और एनिमल को हम लोग बोलते हैं जेनेटिकली इंजीनियर्ड प्लांट, या इसी को हम लोग बोलेंगे जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट, जीएमपी, या जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म, जीएमओ। तो ट्रांसजेनिक गोल्डन राइस इज इनरिच्ड विथ विटामिन ए। याद रखना है, गोल्डन राइस में विटामिन ए ह्यूज अमाउंट में होता है। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। गोल्डन राइस इज अ बायो इंजीनियर्ड क्रॉप। गोल्डन राइस एक बायो इंजीनियर्ड क्रॉप है, या फिर इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, और ट्रांसजेनिक क्रॉप विथ येलो कलर्ड इंडोस्पर्म। याद रखना है, इस राइस का इंडोस्पर्म का कलर कैसा होता है, येलो कलर्ड। और ये येलो क्यों होता है, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ बीटा कैरोटीन। इसमें बीटा कैरोटीन होता है जो प्रो विटामिन ए है, और विटामिन ए। तो ट्रांसजेनिक गोल्डन राइस इज इनरिच्ड विथ विटामिन ए। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे 7th क्वेश्चन। विच इन्फेक्टिव स्टेज ऑफ प्लाज्मोडियम occurs in man। मैन में प्लाज्मोडियम का इन्फेक्टिव स्टेज क्या होता है। प्लाज्मोडियम हम लोगों में मलेरिया कॉज करता है, यानी इट इज मलेरियल पैरासाइट। प्लाज्मोडियम क्या है, इट इज काउजिंग एजेंट ऑफ मलेरिया। और ये हम लोग के बॉडी में इंटर्स किसके थ्रू करता है, थ्रू वेक्टर फीमेल एनोफिलीज। जब भी कोई फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो बाइट करता है तो इसके साथ ही वह अपने बॉडी से प्लाज्मोडियम को इंजेक्ट भी कर देता है। और प्लाज्मोडियम का जो स्टेज हमारे बॉडी में इंजेक्ट होता है उसे हम लोग बोलते हैं स्पोरोजोइट। ये एक इन्फेक्टिंग स्टेज है, इन्फेक्टिंग स्टेज। ओके, तो करेक्ट आंसर आपका हो गया ए, स्पोरोजोइट। देखते हैं एक्सप्लेनेशन। इन्फेक्टिव स्टेज ऑफ प्लाज्मोडियम टू ह्यूमन बीइंग इज स्पोरोजोइट एंड इट इज फॉर्म्ड इन डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ फीमेल एनोफिलीज मॉस्क्यूटो। ये स्पोरोजोइट का फॉर्मेशन कहाँ होगा, तो मॉस्क्यूटो के डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर। Okay, when mosquito bite to any human, then these sporozoite comes in human blood stream and cause infection। तो जैसे ही फीमेल एनोफिलीज मॉस्क्यूटो किसी मैन को बाइट करता है तो उसके ब्लड स्ट्रीम में प्लाज्मोडियम के स्पोरोजोइट स्टेज को इंजेक्ट कर देता है, और
वह पर्सन फिर मलेरिया से इंफेक्टेड हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर आपका हो गया ए। आगे बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट हम लोग देख रहे हैं 8th, ZZ and ZW type of sex determination is seen in। जिस तरह हम लोग ह्यूमन में देखे हैं कि XX ये ह्यूमन फीमेल में होता है, सिमिलरली हम लोग देख रहे हैं XY क्रोमोसोम ह्यूमन मेल में होता है। तो इसी टाइप का क्रोमोसोम पेयर हम लोग देखेंगे कुछ बर्ड्स और रेप्टाइल्स में मिलेगा, जहां उसके सेक्स क्रोमोसोम को हम लोग ZZ एंड ZW से डिनोट करते हैं। तो ZZ ये मेल में होता है और ZW ये फीमेल में होता है। ह्यूमन के केस में जस्ट अपोजिट है, सेम टाइप का सेक्स क्रोमोसोम फीमेल में और डिफरेंट टाइप का सेक्स क्रोमोसोम मेल में। जबकि कुछ बर्ड्स में देखेंगे सेम टाइप का सेक्स क्रोमोसोम मेल में होगा और डिफरेंट टाइप का सेक्स क्रोमोसोम फीमेल में होगा। तो ये हमें कहाँ दिखेगा? इन बर्ड्स एंड इन सम रेप्टाइल्स। तो यहाँ स्नेल है, स्नेल ना तो बर्ड है ना ही रेप्टाइल्स है, ये तो मोलस्का फाइलम में आता है। कॉकरोच आर्थ्रोपोडा फाइलम में आता है। पीकॉक ये बर्ड्स है या एप्स है, तो आपका आंसर पीकॉक हो सकता है। डी ह्यूमन, तो ह्यूमन में तो होता ही नहीं है। करेक्ट आंसर हो गया सी। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। इन बर्ड एंड इन सम रेप्टाइल both the male and female sexes possess two sex chromosome, यानी मेल और फीमेल में दो सेक्स क्रोमोसोम होता है। दैट इज ZZ इन मेल, मेल में ZZ क्रोमोसोम एंड ZW इन फीमेल, फीमेल में ZW क्रोमोसोम। इट इज जस्ट अपोजिट लाइक ह्यूमन, ये ह्यूमन का जस्ट अपोजिट है। ह्यूमन में क्या होता है? XX इन फीमेल एंड XY इन male. So correct answer will be C, peacock. Next question हम लोग देखेंगे 9. Which type of protein is present in silk thread? Silk thread में कौन सा प्रोटीन होता है? तो हम लोगों ने देखा था सिल्क वर्म जो प्रोटीन रिलीज करता है वो है फाइब्रियोन। फाइब्रियोन ही ड्राई होकर सिल्क बनाएगा, तो फाइब्रियोन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में भी हम लोगों ने देखा था। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे 10. एंटीबॉडीज इन आवर बॉडी आर। हम लोग के बॉडी में जो एंटीबॉडीज होता है ये एक्चुअली में किस टाइप का केमिकल है? तो याद रखना है जितना भी एंटीबॉडीज है वो प्रोटीन है, और प्रोटीन में भी ये मोस्टली ग्लाइकोप्रोटीन है। तो आपका करेक्ट आंसर ग्लाइकोप्रोटीन होगा, तो सी ग्लाइकोप्रोटीन। एक्सप्लेनेशन भी हम लोग देख रहे हैं। एंटीबॉडीज आर द प्रोटीन मोस्टली ग्लाइकोप्रोटीन्स एंड ऑल्सो कॉल्ड इम्यूनोग्लोब्यूलिन। याद रखना है आपके ऑप्शन में या तो ग्लाइकोप्रोटीन मिल जाए तो ये करेक्ट आंसर है, या इम्यूनोग्लोब्यूलिन्स मिल जाए तो ये भी आपका करेक्ट आंसर होगा। तो ऑप्शन में इस दोनों में से कोई ना कोई एक दिया हुआ रहेगा। अगर दोनों रहेगा तो मोर देन वन आंसर हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर हो गया सी। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 11th. विंग्स ऑफ बर्ड्स एंड बटरफ्लाई आर विच टाइप ऑफ ऑर्गन? डियर स्टूडेंट, आप लोग इवोल्यूशन चैप्टर में पढ़े होंगे कि बर्ड्स का जो विंग्स है, बर्ड्स का जो विंग्स है और बटरफ्लाई का विंग्स है, दोनों का फंक्शन सेम है। फंक्शन क्या है? सेम। क्या फंक्शन करेगा? तो बर्ड्स में विंग्स की हेल्प से क्या होता है? फ्लाइंग होता है, फ्लाइंग। और बटरफ्लाई भी अपने विंग्स की हेल्प से क्या करता है? तो फ्लाइंग ही करता है, यानी कि फंक्शन तो सेम है दोनों में।
बट अगर ओरिजिन की बात करें, ओरिजिन, तो हम लोग को पता है कि बर्ड्स एनिमल किंगडम के कॉर्डेटा फाइलम का एनिमल है, जबकि बटरफ्लाई एनिमल किंगडम के आर्थ्रोपोडा फाइलम का एनिमल है, आर्थ्रोपोडा। फिर हम लोग देखेंगे कॉर्डेटा को जब बहुत सारे क्लासेस में डिवाइड किया गया है तो बर्ड्स एप्स क्लास के अंदर आते हैं। एप्स को ही हम लोग बोलते हैं बर्ड्स, जबकि बटरफ्लाई आर्थ्रोपोडा के याद रखना इंसेक्टा क्लास के अंदर आता है, इंसेक्टा। तो ऑर्गेनिज्म अलग अलग ग्रुप में रखा गया है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ टिश्यू। एप्स यानी कि बर्ड्स में अलग टाइप का टिश्यू है और इंसेक्ट में अलग टाइप का टिश्यू है। इंसेक्ट के डिफरेंट टिश्यू से विंग्स का फॉर्मेशन होता है, विंग्स। सिमिलरली हम लोग देखेंगे बर्ड्स में अलग टाइप के टिश्यू से विंग्स का फॉर्मेशन हो रहा है। फंक्शन की बात करें तो फंक्शन तो सेम है, विंग्स जब भी होगा तो फ्लाइंग का काम करेगा, और विंग्स भी चाहे वो बटरफ्लाई का विंग्स हो या बर्ड्स का विंग्स, फंक्शन दोनों का सेम होगा, फ्लाइंग। लेकिन अगर ओरिजिन की बात करें तो बर्ड्स में जो टिश्यू विंग्स बनाता है वो अलग टिश्यू है, और इंसेक्ट में जो टिश्यू है विंग्स जो बनाएगा वो अलग टिश्यू है, यानी ओरिजिन डिफरेंट हो जाएगा, ओरिजिन डिफरेंट एंड फंक्शन सेम। जब किसी दो अलग अलग ऑर्गेनिज्म के बॉडी के ऑर्गन्स का फंक्शन सेम हो, यानी कि फंक्शन सेम हो बट ऑर्गन्स का ओरिजिन डिफरेंट टिश्यू से हो, तो ऐसे ऑर्गन के ग्रुप को हम लोग बोलते हैं एनालॉगस ऑर्गन। ठीक है, एनालॉगस ऑर्गन कब होगा? पहला चीज याद रखना है कि ऑर्गेनिज्म अलग अलग ग्रुप का होना चाहिए। तो बर्ड्स एक अलग ग्रुप का ऑर्गेनिज्म है, कॉर्डेटा फाइलम है, एप्स क्लास है, जबकि बटरफ्लाई हम लोग देख रहे हैं ये आर्थ्रोपोडा फाइलम है, इंसेक्टा क्लास है, यानी अलग अलग ग्रुप से बिलोंग करना चाहिए। ऑर्गन का फंक्शन सेम होना चाहिए। तो जब ओरिजिन डिफरेंट एंड फंक्शन सेम हो तो वैसे ऑर्गन को एनालॉगस ऑर्गन बोलेंगे। अगर ओरिजिन सेम एंड फंक्शन सेम और डिफरेंट, ओरिजिन सेम एंड फंक्शन आइदर सेम और डिफरेंट रहे तो ऐसे ऑर्गन के ग्रुप को हम लोग बोलेंगे होमोलोगस ऑर्गन। ओके, तो यहाँ पे होमोलोगस ऑर्गन्स के लिए याद रखना है ऑर्गेनिज्म सेम ग्रुप का हो सकता है, यानी क्लोजली रिलेटेड ऑर्गेनिज्म अगर होगा तो वहां पे होमोलोगस ऑर्गन हमें देखने को मिलेगा। अगर क्लोजली रिलेटेड नहीं रहेगा, जैसे एक कॉर्डेटा ग्रुप का ऑर्गेनिज्म है और एक आर्थ्रोपोडा ग्रुप का ऑर्गेनिज्म है, दोनों में आसमान पाताल का डिफरेंस है, तो ऐसे ऑर्गेनिज्म में होमोलोगस ऑर्गन हमें नहीं देखने को मिलेगा, यहाँ एनालॉगस ऑर्गन दिखेगा। अगर कोई क्लोजली रिलेटेड ऑर्गेनिज्म हो जैसे बैट, ह्यूमन, मंकी, इसके ऑर्गन्स का कंपेयर अगर करेंगे तो ये सब के सब क्या है? मैमल, यानी कहीं ना कहीं ये सारे ऑर्गेनिज्म सेम ग्रुप के ऑर्गेनिज्म हैं। ठीक है, तो सेम ग्रुप के होने के कारण इसमें टिश्यू भी सेम टाइप का मिलेगा, और सेम टाइप का टिश्यू रहेगा तो सेम टाइप का ऑर्गन बनाएगा, और ऑर्गन अगर सेम रहेगा तो फंक्शन भी उसका सेम हो सकता है या फंक्शन डिफरेंट भी हो सकता है। जैसे बैट में विंग्स है तो विंग्स यहाँ पे हम लोग देखेंगे फ्लाइंग का काम करेगा। ह्यूमन में विंग्स के जगह पे हैंड होता है जो हैंडलिंग का काम करता है। मंकी में भी हैंड होता है जो हैंडलिंग का काम या वॉकिंग का काम करेगा। तो देख रहे हैं कि फंक्शन सेम भी हो सकता है, डिफरेंट भी हो सकता है, लेकिन ओरिजिन सेम होगा। सेम टाइप के टिश्यू से बैट का विंग्स बना हुआ है,
ह्यूमन का हैंड बना हुआ है और मॉन्की का भी हैंड बना हुआ है, तो इसे हम लोग बोलेंगे होमोलोगस ऑर्गेन। ओके, तो यहाँ करेक्ट आंसर हो गया एनालोगस ऑर्गेन। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट 12th क्वेश्चन, व्हाट विल बी द पीएच वैल्यू ऑफ एसिड रेन। जब भी रेनफॉल होती है तो रेन का पीएच हमेशा एसिडिक होता है। एसिडिक, रेन हमेशा क्या होगा, एसिडिक नेचर का होगा, यानी कि रेन का पीएच हमेशा लेस देन 7 होता है, 7 से कम होगा, लेस देन 7। तो 7 से कम रहेगा तो एसिड बोलते हैं, 7 से अगर ज्यादा रहेगा तो बेस बोलते हैं। तो रेन जब भी होगा एसिडिक नेचर का होगा, लेस देन 7। जनरली नॉर्मल रेन जो होता है, नॉर्मल रेन, इसका पीएच वैल्यू 6.5 to 5 हो सकता है, और एसिड रेन का पीएच वैल्यू अबाउट 4 होता है। तो पीएच वैल्यू जितना कम होगा एसिडिटी उतना ज्यादा होगा। ठीक है, तो आपका करेक्ट आंसर यहाँ पे हो गया डी। एक्सप्लेनेशन हम लोग देख लेते हैं। पीएच वैल्यू ऑफ नॉर्मल रेन वेरीज फ्रॉम 5 to 6.5। नॉर्मल रेन का पीएच हमेशा वेरी करता है, 5 to 6.5 के बीच में रहेगा, दैट इज कॉल्ड स्लाइटली एसिडिक। ये स्लाइटली एसिडिक होता है। बट पीएच वैल्यू ऑफ टिपिकल एसिड रेन, यानी कि जो मेन एसिड रेन है, ठीक है, उसका जो पीएच वैल्यू होगा दैट इज अबाउट 4। ओके, तो करेक्ट आंसर आपका डी। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 13, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन इन जिंजर इज कैरिड आउट बाय मीन्स ऑफ। याद रखना, क्वेश्चन कह रहा है कि जिंजर में वेजिटेटिव प्रोपेगेशन किसके थ्रू होता है। तो इसके लिए हम लोग को पहले यह जानना होगा व्हाट इज वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। याद रखना है स्टूडेंट, जब किसी प्लांट्स में रिप्रोडक्शन उसके वेजिटेटिव पार्ट से होता है तो वैसे रिप्रोडक्शन को हम लोग वेजिटेटिव प्रोपेगेशन कहते हैं। तो वेजिटेटिव प्रोपेगेशन याद रखना ये क्या हो गया, इट इज ए टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और इस रिप्रोडक्शन में क्या होता है, प्लांट के वेजिटेटिव पार्ट से न्यू प्लांट का फॉर्मेशन हो जाएगा। व्हेन फॉर्मेशन ऑफ न्यू प्लांट्स टेक्स प्लेस फ्रॉम वेजिटेटिव पार्ट of the parent plant, then it is called vegetative propagation। जब किसी न्यू प्लांट का फॉर्मेशन पेरेंट प्लांट के वेजिटेटिव पार्ट से होता है तो ऐसे रिप्रोडक्शन को हम लोग वेजिटेटिव प्रोपेगेशन बोलेंगे। और वेजिटेटिव प्रोपेगेशन एक एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का टाइप होता है। ठीक है, तो अब क्वेश्चन उठता है व्हाट इज वेजिटेटिव पार्ट। किसी भी प्लांट में फ्लावर जो है, फ्लावर ये रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है, यानी कि प्लांट में रिप्रोडक्शन के लिए मेनली फ्लावर्स रिस्पॉन्सिबल है। और अगर फ्लावर से रिप्रोडक्शन होगा तो ऐसे रिप्रोडक्शन को हम लोग बोलेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और अगर फ्लावर के अलावा किसी और पार्ट से रिप्रोडक्शन हो रहा है तो रूट से रिप्रोडक्शन हो सकता है, प्लांट का लीफ रिप्रोडक्शन में हेल्प कर सकता है, प्लांट का स्टेम रिप्रोडक्शन में हेल्प कर सकता है। तो अगर किसी प्लांट में रूट, स्टेम एंड लीफ से रिप्रोडक्शन हो तो ऐसे रिप्रोडक्शन को बोलेंगे वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। मतलब रूट, लीफ और स्टेम क्या है, ये वेजिटेटिव पार्ट हो गया।
यानी प्लांट में दो पार्ट होता है, एक तो रिप्रोडक्टिव पार्ट। रिप्रोडक्टिव पार्ट क्या होगा? फ्लावर। आपसे ऑब्जेक्टिव में ये क्वेश्चन में पूछा जा सकता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द प्लांट। तो प्लांट का रिप्रोडक्टिव पार्ट हम लोग फ्लावर को बोलेंगे। एंड विच ऑफ द फॉलोइंग इज वेजिटेटिव पार्ट ऑफ द प्लांट। अगर वेजिटेटिव पार्ट पूछ दे तो हम लोग देखेंगे रूट, लीफ और स्टेम प्लांट का वेजिटेटिव पार्ट्स है। तो जब वेजिटेटिव पार्ट से न्यू प्लांट का फॉर्मेशन होगा तो वेजिटेटिव प्रोपेगेशन या एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बोलेंगे। अगर फ्लावर से प्लांट में रिप्रोडक्शन हो रहा है तो बोलेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है। ओके, तो अब हम लोग देखेंगे तो जिंजर में रिप्रोडक्शन कैसे होता है। तो हम लोग देखेंगे जिंजर में तो फ्लावर्स होता ही नहीं है। तो याद रखना है, जिंजर खुद एक स्टेम है। और कैसा स्टेम है? अंडरग्राउंड स्टेम। इसी स्टेम को तोड़कर न्यू जिंजर का प्रोडक्शन किया जाता है। यानी स्टेम से ही न्यू प्लांट का फॉर्मेशन किया जाता है। तो जिंजर का जो स्टेम होता है, इस स्टेम को हम लोग बोलते हैं राइजोम स्टेम। राइजोम स्टेम। अंडरग्राउंड स्टेम को याद रखने के लिए एक फॉर्मूला है, एकदम सिंपल फॉर्मूला है, आप लोग याद रखिएगा कि अंडरग्राउंड स्टेम 4 टाइप का होता है, 4 टाइप्स। चारों टाइप का नाम याद रखने के लिए आपको एक वर्ड हिंदी का याद रखना होगा, क र ब ट, करबट। क दैट इज कॉर्म, र राइजोम, ब बल्ब एंड ट ट्यूबर। अंडरग्राउंड स्टेम 4 टाइप का होता है, कॉर्म, राइजोम, बल्ब एंड ट्यूबर। ये अलग अलग टाइप इसके स्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टीज के कारण होता है। तो देखेंगे कॉर्म, ये अंडरग्राउंड स्टेम इरेगुलर शेप का होगा। जैसे एग्जांपल में देखेंगे एमोर्फोफाइलम। एमोर्फोफाइलम हम लोग ओल को बोलते हैं, ओल, जिसकी चटनी बनती है, ओल एमोर्फोफाइलम। ये एक स्टेम है और इसका शेप आप लोग देखोगे इरेगुलर शेप का होता है, कोई फिक्स शेप नहीं होगा, अलग अलग प्लांट में अलग अलग शेप। तो अगर इरेगुलर शेप है तो वैसे स्टेम को हम लोग कॉर्म बोलेंगे। याद रखना है, शेप इरेगुलर प्लस उसके ऊपर अगर स्केल्स भी है, शेप कैसा होना चाहिए? इरेगुलर, एंड प्लस इसमें स्केल्स होना चाहिए। हम लोग देखते हैं अदरक, इसका शेप भी इरेगुलर होता है, ठीक है, बट ना इसके कवर पे हम लोग देखेंगे स्केल्स। स्केल्स हम लोग कवर को बोलते हैं, स्पेशल कवर होता है जो छोटे छोटे पीस में होता है, तो ये स्केल्स। तो अगर ऐसा शेप का स्टेम है तो इसे बोलेंगे राइजोम स्टेम। राइजोम यानी शेप इरेगुलर विथ स्केल्स। तो ऐसा राइजोम शेप तो एक जिंजर में मिलता है और दूसरा अदरक के साथ साथ टर्मरिक, टर्मरिक इसमें भी स्केल्स आपको मिलेगा। तो जिंजर एंड टर्मरिक किस टाइप का स्टेम हो गया? राइजोम टाइप का। इरेगुलर शेप सिर्फ है तो एमोर्फोफाइलम, ठीक है, जिसको हम लोग कॉर्म भी बोलते हैं, कॉर्म। इसी तरह बल्ब, याद रखना, ओनियन। सेमी अंडरग्राउंड जो भी होता है वो बल्ब, बॉल लाइक स्ट्रक्चर होता है, तो बल्ब फ्लेसी होगा। तो बल्ब हम लोग देखेंगे ओनियन एंड गार्लिक। गार्लिक भी बल्ब में आता है। ट्यूबर, अगर स्फेरिकल है तो ट्यूबर बोलेंगे। राउंड एंड ओवल हो सकता है, राउंड एंड ओवल स्टेम। जैसे हम लोग देखेंगे पोटैटो, तो पोटैटो भी स्टेम है, ठीक है, तो पोटैटो कैसा स्टेम है? ट्यूबर स्टेम। ओनियन एंड गार्लिक कैसा स्टेम है? तो बल्ब स्टेम। इसलिए हम लोग देखेंगे जिंजर एंड टर्मरिक कैसा स्टेम है? तो राइजोम।
एंड एमोर्फोफाइलम या ओल कैसा स्टेम है, तो कोर्म। तो ये 4 टाइप का अंडरग्राउंड स्टेम है। इसके लिए एक वर्ड कर्बट आपको याद रखना है। तो वेजिटेटिव प्रोपेगेशन इन जिंजर, याद रखें जिंजर में कैसा स्टेम था, राइजोम स्टेम है। तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा ए, राइजोम। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 14, व्हेन आर ओकाजाकी फ्रैगमेंट्स सिंथेसाइज्ड। आप लोग डीएनए रेप्लिकेशन अगर पढ़े होंगे, डीएनए का जब रेप्लिकेशन होता है तो सबसे पहले डीएनए का दोनों फ्रैगमेंट अनफोल्ड हो जाएगा, यानी ओपन हो जाएगा और ये वाई शेप्ड स्ट्रक्चर बना लेता है। फिर हम लोग देखते हैं इस ओपन स्ट्रैंड पे ही नया स्ट्रैंड का फॉर्मेशन होता है और ये नया डीएनए बनाएगा। तो यहां हम लोग देखेंगे कि एक स्ट्रैंड पे कंटिन्यूअस डीएनए का फॉर्मेशन हो जाता है और एक स्ट्रैंड पे हम लोग देखेंगे फ्रैगमेंटेड डीएनए का फॉर्मेशन होगा। डीएनए रेप्लिकेशन में किसी एक डीएनए से ही नए डीएनए का फॉर्मेशन होता है और इसमें हम लोग देखेंगे कि जब डीएनए का दोनों स्ट्रैंड ओपन होगा, मान लो जिप की तरह, जैसे हम लोग देखते हैं कोई जिप है और इसको बीच से ओपन कर दें तो 2 स्ट्रैंड ओपन हो जाएगा, ठीक है, एक लेफ्ट साइड एक राइट साइड। अब यही हम लोग देखेंगे कि एक चेन पे कंटिन्यूअस डीएनए न्यू स्ट्रैंड का फॉर्मेशन होगा, जबकि दूसरे चेन पे देखेंगे डिसकंटिन्यूअस न्यू स्ट्रैंड का फॉर्मेशन होगा। तो जो डिसकंटिन्यूअस स्ट्रैंड बनता है इसी को हम लोग बोलते हैं ओकाजाकी फ्रैगमेंट्स। ओके, तो हम लोग देखते हैं एक्सप्लेनेशन। याद रखना है डीएनए रेप्लिकेशन के टाइम में ये कोई डीएनए है, आप लोग देख रहे हैं पैरेंटल डीएनए। जिस टाइम में डीएनए रेप्लिकेशन होता है तो इसका जो चेन है, ये दोनों चेन के बीच का बॉन्ड्स आप देख रहे हो, आगे से ये ब्रेक कर गया है और ब्रेक करने के बाद हम लोग देख रहे हैं कि एक चेन पे कंटिन्यूअस न्यू स्ट्रैंड का फॉर्मेशन हो रहा है और एक चेन पे हम लोग देख रहे हैं डिसकंटिन्यूअस न्यू चेन का फॉर्मेशन हो रहा है। ये डिसकंटिन्यूअस सिंथेसिस फ्रॉम 5 प्राइम टू 3rd प्राइम और दूसरा देख रहे हैं कंटिन्यूअस सिंथेसिस फ्रॉम 5 प्राइम टू 3rd प्राइम, यानी जहां पे कंटिन्यूअस फॉर्मेशन होगा उस स्ट्रैंड को हम लोग लीडिंग स्ट्रैंड बोलते हैं। लीडिंग स्ट्रैंड पे जो नया स्ट्रैंड बन रहा है, नया चेन बन रहा है, वो कंटिन्यूअस सिंथेसिस होगा, ठीक है। और एक जो लैगिंग स्ट्रैंड है, यानी कि जहां पे डिसकंटिन्यूअस सिंथेसिस हो रहा है, फ्रैगमेंट में दिख रहा होगा, एक फ्रैगमेंट यहां तक है और दूसरा फ्रैगमेंट यहां तक है। तो डिसकंटिन्यूअस अगर सिंथेसिस हो रहा है तो इसे हम लोग बोलेंगे ओकाजाकी फ्रैगमेंट्स। तो ओकाजाकी फ्रैगमेंट्स का फॉर्मेशन कहां होगा, लैगिंग स्ट्रैंड पे, ठीक है। लैगिंग स्ट्रैंड पे डिसकंटिन्यूअस सिंथेसिस एंड लीडिंग स्ट्रैंड पे कंटिन्यूअस सिंथेसिस होता है, तो इसको याद रखना है। अब देख रहे हैं ऑप्शन, तो ड्यूरिंग कंटिन्यूअस रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए, डीएनए में जब कंटिन्यूअस रेप्लिकेशन होगा तब वहां पे ओकाजाकी फ्रैगमेंट बनेगा, तो ये गलत है। ड्यूरिंग डिसकंटिन्यूअस रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए, तो हाँ डिसकंटिन्यूअस के टाइम में ही बन रहा है, यहाँ पे डिसकंटिन्यूअस जब हो रहा है तो यही ओकाजाकी फ्रैगमेंट कहलाएगा। एंड सी है इन लैगिंग स्ट्रैंड, तो हम लोग देख रहे हैं लैगिंग स्ट्रैंड पे ही बन रहा है, तो सी भी हमारा करेक्ट हो गया और बी भी करेक्ट हो गया, इसलिए आंसर होगा बोथ बी एंड सी। आपका आंसर दिया हुआ है बोथ बी एंड सी। हम लोग देख रहे हैं यहाँ जो डिसकंटिन्यूअस फ्रैगमेंट बन रहा है वो लैगिंग स्ट्रैंड पे बन रहा है, ठीक है, या इसी को हम लोग डिसकंटिन्यूअस सिंथेसिस भी बोलेंगे, डिसकंटिन्यूअस रेप्लिकेशन। तो करेक्ट आंसर आपका डी हो गया। ओके, आगे बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट देख रहे हैं 15, विच ऑफ द फॉलोइंग आर कैंसरस सेल, इसमें से कौन सा सेल कैंसरस सेल है। तो याद रखना है डियर स्टूडेंट्स, हेला सेल्स आर एग्जाम्पल ऑफ कैंसरस सेल। एक्चुअली हेला वर्ड ये कैंसर पेशेंट के नेम पर ही है, कैंसर पेशेंट,
सबसे पहली बार कैंसरस सेल का पता इसी पेशेंट से चला था इन 1951। 1951 में इस सेल को डिस्कवर किया गया था और पेशेंट के बॉडी से एक्सट्रैक्ट किया गया था, लेकिन ये सेल आज भी ग्रो कर रहा है, कंटिन्यूअसली ग्रो कर रहा है। तो याद रखना, कैंसरस सेल हमारा कौन सा सेल है? हेला सेल्स। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। हेला सेल्स is a cancerous cell discovered in 1951 from a patient suffering from cervical carcinoma। एक पेशेंट था जिसको सर्विकल कार्सिनोमा यानी सर्विकल कैंसर था। द नेम हेला इज derived from the name of the patient हेनरिटा लैक्स। याद रखना, हेनरिटा लैक्स ये पेशेंट का नाम था और इसी के नाम से HELA वर्ड को लिया गया, जिसे हम लोग हेला सेल्स बोलते हैं, और ये कैंसरस सेल था। याद रखना, कैंसरस सेल को हम लोग क्या बोलते हैं? हेला सेल्स। ओके, तो करेक्ट आंसर हो गया बी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं 16। विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज मैक्सिमम जेनेटिक डाइवर्सिटी इन इंडिया? इंडिया में सबसे ज़्यादा जेनेटिक डाइवर्सिटी किस स्पेसीज में मिलता है? व्हीट की बहुत कम वेराइटीज हम लोग के यहाँ मिलती है। व्हीट की वेराइटी लिमिटेड है। व्हीट गेहूँ की वेराइटी लिमिटेड है हम लोग के यहाँ। पल्सेस, इसकी भी वेराइटी लिमिटेड है। टी, इसकी भी वेराइटी लिमिटेड है। एंड मैंगोज, मैंगो की बहुत सारी वेराइटीज हम लोग के यहाँ पाई जाती है। मैंगो की बहुत ज़्यादा वैरायटी है का मतलब इसमें बहुत ही ज़्यादा जेनेटिक डाइवर्सिटी पाया जाता है। तो जिस स्पेसीज में ज़्यादा जेनेटिक डाइवर्सिटी होगा उसकी वैरायटी बहुत ही ज़्यादा पाई जाएगी। तो हम लोग देख रहे हैं मैंगो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं 17। रिकॉम्बिनेंट डीएनए वैक्सीन इज, कंफ्यूज नहीं होना है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए वैक्सीन की बात हो रही है। रिकॉम्बिनेंट डीएनए वैक्सीन इज इम्यूनोजेनिक प्रोटीन। इम्यूनोजेनिक प्रोटीन इम्यूनिटी डेवलप करने वाली प्रोटीन है। इम्यून सिस्टम, जेनिक मतलब डेवलप या डेवलपमेंट, प्रोटीन। तो जो हमारे बॉडी में इम्यूनिटी को इंक्रीज करेगा वैसे वैक्सीन को हम लोग बोलेंगे इम्यूनोजेनिक प्रोटीन। तो इम्यूनोजेनिक प्रोटीन से ही बनाया जाता है रिकॉम्बिनेंट डीएनए वैक्सीन। और ये इम्यूनोजेनिक प्रोटीन कहाँ से एक्सट्रैक्ट किया जाएगा? तो फ्रॉम डीएनए ऑफ एनी माइक्रोब्स। इसी माइक्रोब्स के डीएनए से ही रिकॉम्बिनेंट डीएनए वैक्सीन बनाया जाता है और ये वैक्सीन हमारे बॉडी को इम्यूनिटी प्रोवाइड करेगा अगेंस्ट मेनी डिजीजेज। एक्सप्लेनेशन हम लोग देख लेते हैं। रिकॉम्बिनेंट डीएनए वैक्सीन आर इम्यूनोजेनिक प्रोटीन विच डेवलप इम्यूनिटी अगेंस्ट मेनी एंटीजन इनसाइड द बॉडी। ये हमारे बॉडी के अंदर बहुत सारी एंटीजन क्या होता है? हार्मफुल प्रोटीन। हार्मफुल प्रोटीन या फॉरेन पार्ट की या माइक्रोब्स कुछ भी हो सकता है एंटीजन। तो हार्मफुल प्रोटीन से हमारे बॉडी को प्रोटेक्ट रखने के लिए इसके अगेंस्ट इम्यूनिटी डेवलप करेगा कौन? तो इम्यूनोजेनिक प्रोटीन। एग्जाम्पल देखेंगे, एग्जाम्पल ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए वैक्सीन। हम लोग कुछ रिकॉम्बिनेंट डीएनए वैक्सीन का एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे हेपेटाइटिस बी वैक्सीन प्रोड्यूस्ड फ्रॉम ईस्ट। ईस्ट से हेपेटाइटिस बी का वैक्सीन प्रिपेयर किया जाता है। जब इस वैक्सीन को हम लोग बॉडी में ले लेते हैं तो बॉडी हेपेटाइटिस बी के अगेंस्ट वर्क करना शुरू कर देता है। मतलब इस डिजीज को फिर हमारे बॉडी में वो डेवलप नहीं होने देगा, इससे बॉडी को प्रोटेक्ट करेगा। सिमिलरली हम लोग देखेंगे बर्ड फ्लू डीएनए वैक्सीन। जब हम लोग बर्ड फ्लू डीएनए वैक्सीन को बॉडी में डालते हैं तो यह वैक्सीन हमारे बॉडी को बर्ड फ्लू से बचाता है। यानी
दे विल डेवलप इम्यूनिटी अगेंस्ट बर्ड फ्लू के अगेंस्ट या इम्यूनिटी बॉडी में डेवलप कर लेगा। बर्ड फ्लू वायरस बहुत ही पॉपुलर रहा है, तो बर्ड फ्लू वायरस के डीएनए से ये वैक्सीन बनाया गया है, बर्ड फ्लू डीएनए वैक्सीन। तो जब किसी डीएनए से कोई वैक्सीन बनाया जाता है तो उसे हम लोग बोलते हैं रिकॉम्बिनेंट डीएनए वैक्सीन, और ये मोस्टली क्या होगा, इम्यूनोजेनिक प्रोटीन, यानी आपका करेक्ट आंसर हो गया सी। ओके, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं 18, GAATTC is the recognition site for which of the following? फिर से क्वेश्चन देख रहे हैं, GAATTC is the recognition site for which of the following? रिकॉग्निशन साइट आप लोग पढ़े होंगे जब आपको रेस्ट्रिक्शन एंजाइम पढ़ाया गया होगा बायोटेक्नोलॉजी में। बायोटेक्नोलॉजी में रेस्ट्रिक्शन एंजाइम में हम लोगों ने पढ़ा था कि रेस्ट्रिक्शन एंजाइम हैव रिकॉग्निशन साइट, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम में ही रिकॉग्निशन साइट होता है। अलग अलग रेस्ट्रिक्शन एंजाइम में अलग अलग रिकॉग्निशन साइट होता है। तो यहाँ पे एक साइट दे दिया गया है GAATTC, ये साइट किस रिकॉग्निशन एंजाइम में पाया जाता है? तो ऑप्शन में आपको एंजाइम्स दिया गया है EcoR1, EcoR2, HIND2, BAMH1। तो याद रखना है GAATTC ये रिकॉग्निशन साइट EcoR1 एंजाइम में पाया जाता है। EcoR1 के बारे में भी आप लोग जानते होंगे। EcoR1 एंजाइम ई कोलाई नामक बैक्टीरिया से ऑब्टेन किया जाता है। ठीक है, एक्सप्लेनेशन भी देख लेते हैं। GATTC इज रिकॉग्निशन साइट ऑफ रेस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लिएज EcoR1। EcoR1 रेस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लिएज का रिकॉग्निशन साइट होता है GAATTC। EcoR1 इज द रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। EcoR1 क्या है? तो एक रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है डेराइव्ड फ्रॉम इस्चेरिचिया कोलाई बैक्टीरिया। याद रखना ये कौन से बैक्टीरिया से बनाया गया है? तो इस्चेरिचिया कोलाई बैक्टीरिया, और स्ट्रेन R से बनाया गया है। एंड ऑर्डर ऑफ आइसोलेशन ये फर्स्ट है, फर्स्ट ऑर्डर ऑफ आइसोलेशन। तो इसीलिए ये सारा कंपोनेंट मिलकर किसी भी रेस्ट्रिक्शन एंजाइम का नेम बनाता है। तो EcoR1 ये एक रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है, EcoR2 भी रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है, HIND2 भी रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है, BAMH1 भी रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है। बट GAATTC साइट ये सिर्फ और सिर्फ EcoR1 रेस्ट्रिक्शन एंजाइम में पाया जाता है। तो करेक्ट आंसर आपका हो गया ए। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 19, ABO ब्लड ग्रुप इन ह्यूमन बीइंग शोज। ये जो हम लोग के बॉडी में ABO ब्लड ग्रुप सिस्टम है, ये ब्लड ग्रुप सिस्टम ये हम लोगों में क्या दिखाता है, ह्यूमन में क्या दिखाता है? तो ABO ब्लड ग्रुप इनकम्प्लीट डोमिनेंस है, तो नहीं, इनकम्प्लीट डोमिनेंस नहीं है। मल्टीपल एलील है, तो हाँ मल्टीपल एलील है। को डोमिनेंस है, तो हाँ ABO सिस्टम में को डोमिनेंस भी देखने को मिलता है। इसलिए करेक्ट आंसर हो जाएगा बोथ B एंड C। याद रखना है ABO सिस्टम यानी किसी पर्सन का जो ब्लड ग्रुप है या तो A होता है या तो B होता है या तो AB होता है या तो O होता है। ब्लड ग्रुप हम लोग पढ़े हैं A, B, AB एंड O, 4 टाइप का ब्लड ग्रुप होता है। और इस 4 टाइप के ब्लड ग्रुप को 3 टाइप का जीन कंट्रोल करेगा, या तो जीन IA, या तो IB, या तो IO। ये 3 टाइप का जीन कंट्रोल करता है। हमारे बॉडी में ब्लड ग्रुप को छोड़ दे तो कोई और कैरेक्टर के लिए मेनली 2 जीन रिस्पॉन्सिबल होता है। जैसे आप लोग पढ़े होंगे कि अगर कोई पी प्लांट है तो पी प्लांट के हाइट के लिए 2 ही जीन रिस्पॉन्सिबल होता है,
या तो कैपिटल टी या तो स्मॉल टी। अगर हम लोग हेयर कलर ले लें, किसी ह्यूमन का हेयर कलर, तो ब्लैक कलर के लिए हम लोग कैपिटल एच या ब्लोंड कलर के लिए स्मॉल एच लेते हैं। यानी कि दो जीन यहाँ भी है हेयर कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल। तो मोस्ट ऑफ केस में जो कोई कैरेक्टर है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल जीन दो ही जीन होता है। और जब किसी कैरेक्टर को दो से ज्यादा जीन कंट्रोल करेगा तो उसे हम लोग बोलते हैं मल्टीपल एलील। दो तक है तो वो एलील हो गया, नॉर्मल एलील। लेकिन दो से ज्यादा जीन किसी एक कैरेक्टर को कंट्रोल कर रहा है तो बोलेंगे मल्टीपल एलील। यानी ब्लड ग्रुप मल्टीपल एलील का एग्जाम्पल है, दो से ज्यादा जीन यहाँ है। इसलिए स्किन कलर भी याद रखना है, हमारे बॉडी का स्किन कलर ये भी मल्टीपल एलील का एग्जाम्पल है। ओके। और हम लोग देखते हैं एक केस होता है जब एबीओ सिस्टम देखेंगे तो ब्लड ग्रुप ए बी, याद रखना ए बी ब्लड ग्रुप में किसी पर्सन के अंदर अगर जीन आई ए और आई बी दोनों एक साथ होता है तो ऐसे पर्सन का ब्लड ग्रुप ए बी हो जाता है। आप लोग हेरिडिटी में पढ़े होंगे, एबीओ सिस्टम में पढ़े होंगे कि जब दो जीन एक साथ अपना कैरेक्टर एक्सप्रेस कर देता है तो उसे हम लोग बोलते हैं कोडोमिनेंस। इसीलिए आपका करेक्ट आंसर हो गया बोथ बी एंड सी, यानी आंसर डी आपका करेक्ट है। ओके, आगे बढ़ते हैं। 20 हम लोग देख रहे हैं। क्वेश्चन 20, मैन इज अ मेंबर ऑफ विच ऑर्डर एंड बिलोंग्स टू विच फैमिली इन द फॉलोइंग। मैन यानी ह्यूमन की बात हो रही है। ह्यूमन, आप लोगों को पता होगा कि ह्यूमन का साइंटिफिक नेम क्या है, होमो सैपियन। तो होमो सैपियन किसी साइंटिफिक नेम से किसी स्पेसीज का दो ग्रुप पता चल जाता है। आप लोग 11th में पढ़े होंगे साइंटिफिक नेमिंग सिस्टम। तो साइंटिफिक नेमिंग सिस्टम में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि किसी ऑर्गेनिज्म का साइंटिफिक नेम उसके दो ग्रुप के नेम से ही हम लोग बनाते हैं। इसमें फर्स्ट नेम जो होता है वो जीनस नेम होता है, जीनस नेम, और सेकंड नेम जो होता है वो स्पेसीज नेम होता है। यानी किसी ऑर्गेनिज्म का नाम होमो सैपियन है तो इसका स्पेसीज स्मॉलेस्ट ग्रुप है, यानी सैपियन ग्रुप के अंदर है। हम लोगों ने पढ़ा था स्मॉलेस्ट ग्रुप को स्पेसीज बोलते हैं, स्पेसीज। और बहुत सारी स्पेसीज को जब एक जगह यूनाइट किया जाता है, एक ग्रुप में डाला जाता है तो उसे हम लोग जीनस बोलते हैं। फिर बहुत सारे जीनस को जब एक ग्रुप में डाला जाता है तो उसे हम लोग फैमिली बोलते हैं, फैमिली। इसी तरह जब बहुत सारे फैमिली को एक जगह डाला जाता है तो उसे ऑर्डर बोलते हैं। तो यहाँ पे ह्यूमन का आपसे ऑर्डर एंड फैमिली का नाम पूछा गया है, यानी ग्रुप नेम पूछा गया है कि ऑर्डर, जो ह्यूमन का ऑर्डर है उसका क्या नाम है और ह्यूमन का जो फैमिली है उसका क्या नाम है। सैपियंस और होमो मिलकर ह्यूमन का साइंटिफिक नेम होमो सैपियन बनाता है, और होमो जिस फैमिली में है उस फैमिली का नाम है होमिनिडी, होमिनिडी। और इसी तरह बहुत सारे फैमिली को एक ग्रुप के अंदर डाला गया है, ठीक है। तो ह्यूमन जिस ऑर्डर के अंदर है उस ऑर्डर का नाम है प्राइमेट्स। होमो सैपियन ये साइंटिफिक नेम है, सैपियन ये स्पेसीज नेम, और होमो हम लोग देख रहे हैं जीनस नेम। फिर हम लोग देख रहे हैं कि होमो यानी कि जीनस जिस फैमिली के अंदर है उस फैमिली का नाम है होमोनिडी। होमोनिडी जिस ऑर्डर के अंदर है उस ऑर्डर का नाम है प्राइमेट्स, और प्राइमेट्स जिस क्लास के अंदर है उसका नाम है मैमिलिया। मैमिलिया जिस फाइलम के अंदर है वो है कॉर्डेटा, और कॉर्डेटा एनिमलिया किंगडम का एक फाइलम है।
ओके, तो इस तरह से हम लोगों ने देखा प्राइमेट्स एंड होमिनिडी, ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट देख रहे हैं 21, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्लाज्मिड, इसमें से प्लाज्मिड कौन है? प्लाज्मिड एक वेक्टर है। बायोटेक्नोलॉजी में आप लोगों ने पढ़ा था BAM-H1 ये एंजाइम है, EcoR1 एंजाइम है, HindIII एंजाइम है, ये सब तो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है। और वेक्टर क्या है? तो PBr322 ये एक वेक्टर है, यानी ये एक प्लाज्मिड है जिसका यूज हम लोग रिकॉम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी में करते हैं। तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा सी। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। PBr322 इज आइसोलेटेड फ्रॉम E. coli बैक्टीरिया। E. coli बैक्टीरिया से ही एक प्लाज्मिड को निकाला गया है जिसका नाम दिया गया है PBr322। अब इसके नेम में जो BR वर्ड यूज किया गया है, ये BR दो साइंटिस्ट का नाम है जिसने इसे एक्सट्रैक्ट किया था। इट स्टैंड्स फॉर प्लाज्मिड बॉलीवर रॉडरिज। रॉडरिज और बॉलीवर दो साइंटिस्ट थे। इट इज डिस्कवर्ड बाय टू साइंटिस्ट, फ्रांसिस्को बॉलीवर जैप्टा एंड रेमंड एल रॉडरिज। तो ये रॉडरिज एंड बॉलीवर ने डिस्कवर किया था, इसीलिए इसके नेम के अल्फाबेट को यूज किया जा रहा है B and R। तो इट इज मल्टीपर्पस क्लोनिंग वेक्टर यूज्ड इन जेनेटिक इंजीनियरिंग। जेनेटिक इंजीनियरिंग में इस वेक्टर का यूज हम लोग करते हैं, PBr322। करेक्ट आंसर इज सी। नेक्स्ट देखते हैं 22, रिट्रोवायरस इज काउजल ऑर्गेनिज्म ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज। रिट्रोवायरस किस डिजीज के लिए काउजल ऑर्गेनिज्म है? याद रखना, रिट्रोवायरस को हम लोग HIV वायरस भी बोलते हैं, और HIV जो है ये एड्स काउज करता है। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा B, एड्स। रिट्रोवायरस को HIV भी हम लोग बोलते हैं, ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस। एंड एड्स का फुल फॉर्म होता है एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम, एड्स। एंड HIV का फुल फॉर्म ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस। ओके, नेक्स्ट देखते हैं 23rd, विच बैक्टीरिया आर यूटिलाइज इन गोबर गैस प्लांट। गोबर गैस प्लांट में मीथेन गैस होता है, इसको हम लोग बोलते हैं CH4। और मीथेन गैस कौन रिलीज करेगा? तो ये बैक्टीरिया रिलीज करता है, मीथेनोजेंस। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, मीथेनोजेंस। आगे बढ़ रहे हैं नेक्स्ट 24, TI plasmid is obtained from which of the following। निम्नलिखित में से किससे TI plasmid obtain किया जाता है? तो डियर स्टूडेंट, TI plasmid का मतलब होता है ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड। TI plasmid का फुल फॉर्म ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड that is obtained from एग्रोबैक्टीरियम बैक्टीरिया। तो एग्रोबैक्टीरियम से TI प्लाज्मिड ऑब्टेन किया जाएगा। एग्रोबैक्टीरियम की बहुत सारी स्पीसीज पाई जाती है, तो हम लोग देखते हैं ऑप्शन में क्या है। एग्रोबैक्टीरियम राइजोजेंस, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमेफेसियंस, सी है बोथ A and B, डी है बैसिलस सबटिलिस। तो बैसिलस से तो ऑब्टेन नहीं किया जाता है। एग्रोबैक्टीरियम राइजोजेंस एंड एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमेफेसियंस, इस दोनों से ही TI प्लाज्मिड
को ऑब्टेन किया जाता है। TI प्लाज्मिड और ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड इज ऑब्टेन फ्रॉम एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमेफेसियंस। एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमेफेसियंस से TI प्लाज्मिड ऑब्टेन किया जाता है, बट इट इज ऑल्सो फाउंड इन अदर स्पीसीज ऑफ एग्रोबैक्टीरियम। ये दूसरे एग्रोबैक्टीरियम के स्पीसीज से भी ऑब्टेन किया जा सकता है, सच एज एग्रोबैक्टीरियम रूबी, एग्रोबैक्टीरियम विटिस, एग्रोबैक्टीरियम राइजोजेंस। तो किसी भी एग्रोबैक्टीरियम के स्पीसीज से ऑब्टेन किया जा सकता है, इसीलिए आपका करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा सी, बोथ ए एंड बी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं हम लोग। 25. Blood and circulatory system originate from which germinal layer? किस जर्मिनल लेयर से ब्लड और सर्कुलेटरी सिस्टम का ओरिजिन हुआ है? तो आप लोग एम्ब्रायोजेनेसिस में पढ़े होंगे, बॉडी का जो फॉर्मेशन होता है हायर एनिमल्स में, बॉडी सबसे पहले 3 टाइप के जर्म लेयर को फॉर्म करता है। एक जर्म लेयर जो ऊपर की ओर होता है, एक जर्म लेयर जो बीच में होता है, और एक जर्म लेयर जो नीचे की ओर होता है। मतलब ये 3 टाइप का टिश्यू है। तो याद रखना, ऊपर वाले जर्म लेयर को हम लोग बोलते हैं एक्टोडर्म, एक्टोडर्म। बीच वाले लेयर को बोलेंगे मेजोडर्म, और सबसे लास्ट वाले को जो अंदर की तरफ होता है इसे बोलेंगे एंडोडर्म। तो यही तीनों जर्म लेयर फिर बाद में हमारे बॉडी के सारे ऑर्गन्स का फॉर्मेशन करता है। अब हमारे बॉडी में जो ऑर्गन्स ऊपर की तरफ है, बाहर से ही है, उसका फॉर्मेशन एक्टोडर्म करता है। जो ऑर्गन्स याद रखें बीच में पाए जाते हैं, यानी कि जिसके ऊपर भी कुछ ऑर्गन्स या टिश्यू मिल जाए, जिसके नीचे भी कुछ ऑर्गन्स और टिश्यू मिल जाए, वैसे ऑर्गन्स का फॉर्मेशन मेजोडर्म करता है। जैसे हम लोग देख रहे हैं ब्लड, ब्लड हमेशा बीच में पाया जाता है। ब्लड, ब्लड वेसल्स, ये सब बीच में है। ब्लड वेसल्स के ऊपर भी टिश्यू है, ब्लड वेसल्स के नीचे भी टिश्यू है, तो इस तरह से ये बीच में पाया जा रहा है। यानी ब्लड एंड ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम का ओरिजिन मेजोडर्म से होता है, और जो ऑर्गन्स इंटरनल होगा उसका ओरिजिन एंडोडर्म से होता है। तो इस तरह हम लोग देख रहे हैं ब्लड एंड ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम ओरिजिनेटेड फ्रॉम मेजोडर्म, मेजोडर्म से इसका ओरिजिन होगा। करेक्ट आंसर विल बी बी। नेक्स्ट देखेंगे 26, सीड विद एंडोस्पर्म इज नोन एज। सीड जिसमें एंडोस्पर्म होता है, यानी सीड और एंडोस्पर्म दोनों जब साथ हो तो वैसे सीड को बोलेंगे एंडोस्पर्मिक सीड। सीड 2 टाइप का होता है, एक जिसमें एंडोस्पर्म होगा तो एंडोस्पर्मिक सीड, और एक जिसमें एंडोस्पर्म नहीं होगा तो नॉन एंडोस्पर्मिक सीड। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर आपका हो गया डी। नेक्स्ट हम लोग देख रहे हैं 27, विच प्लांट डज नॉट ग्रो इन हाइड्रोफाइटिक एनवायरनमेंट। निम्नलिखित में से कौन सा प्लांट एक्वेटिक एनवायरनमेंट में ग्रो नहीं करेगा? तो निम्नलिखित में से जो एक्वेटिक प्लांट नहीं होगा वही एक्वेटिक एनवायरनमेंट में ग्रो नहीं करेगा। तो देख रहे हैं हाइड्रिला, ये तो एक्वेटिक प्लांट है, हाइड्रोफाइट है। ट्रापा भी एक्वेटिक प्लांट है, हाइड्रोफाइट है। निलंबो भी एक्वेटिक प्लांट है। लोटस वाटर में ग्रो होता है तो ये भी हाइड्रोफाइट है। अकेसिया, अकेसिया ये डिजर्ट प्लांट है, इट इज डिजर्ट प्लांट। बबूल, याद रखना बबूल प्लांट ये डिजर्ट प्लांट है। डिजर्ट प्लांट को हम लोग क्या बोलते हैं? जीरोफाइट। जबकि रेस्ट जो 3 है ये क्या है? हाइड्रोफाइट। तो हाइड्रोफाइट हाइड्रोफाइटिक एनवायरनमेंट में ग्रो करेगा, जीरोफाइट जीरोफाइटिक एनवायरनमेंट में ग्रो करेगा। जीरोफाइट कभी भी हाइड्रोफाइटिक एनवायरनमेंट में ग्रो नहीं करेगा। तो करेक्ट आंसर आपका हो गया डी। एक्सप्लेनेशन देख रहे हैं, हाइड्रिला, ट्रापा, निलंबो that is lotus are hydrophytic plants, whereas acacia or babul is xerophytic plants or desert plant.
तो डिजर्ट प्लांट कभी भी एक्वेटिक एनवायरनमेंट में या हाइड्रोफाइटिक एनवायरनमेंट में ग्रो नहीं करता है। तो करेक्ट आंसर विल बी डी। नेक्स्ट देख रहे हैं 28, विच टाइप ऑफ पिरामिड इज नेवर इन्वर्टेड। इसमें से कौन सा पिरामिड है जो कभी भी इन्वर्टेड नहीं होगा, उल्टा नहीं होगा। तो डियर स्टूडेंट, आप लोग इकोलॉजी में पढ़े होंगे पिरामिड दो टाइप का होता है। एक अपराइट पिरामिड, मतलब सीधा पिरामिड को अपराइट बोलते हैं, और एक अपोजिट पिरामिड, उल्टा पिरामिड होगा ना, जिसको हम लोग इन्वर्टेड पिरामिड बोलते हैं। पिरामिड को डिफरेंट एरिया में डिवाइड किया गया है, जिसको हम लोग लेवल बोलते हैं। किसी भी पिरामिड को डिफरेंट लेवल में डिवाइड किया गया है। नीचे का लेवल फर्स्ट लेवल होता है, ऊपर का लेवल सेकेंड, फिर उससे ऊपर थर्ड, उससे ऊपर फोर्थ। यानी हम लोग हमेशा पिरामिड में नीचे से ऊपर की ओर बढ़ेंगे। तो यहाँ भी देख रहे हैं फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ। तो एक अपराइट है यानी कि सीधा पिरामिड है, और एक इनवर्टेड। कि जब हम लोग किसी पिरामिड को पॉपुलेशन, बायोमास, नंबर, साइज के रूप में दिखाते हैं, किसी ऑर्गेनिज्म के पॉपुलेशन को दिखाना हो, किसी बायोमास को दिखाना हो, किसी के नंबर को दिखाना है, किसी साइज को दिखाना है, तो पिरामिड अपराइट भी हो सकता है और इन्वर्टेड भी हो सकता है। यानी कि नीचे से जब से ही हम लोग लेवल 1 से 2 में जाएंगे तो पॉपुलेशन ना किसी इकोसिस्टम में हम लोग देखेंगे पॉपुलेशन फर्स्ट लेवल से सेकेंड लेवल जाने में घटता जाएगा, यानी कि उसका एरिया छोटा होता जाएगा। और किसी जगह देखेंगे कि वो बढ़ता जाएगा, जैसे जैसे नीचे से ऊपर की ओर जाएंगे बढ़ता जाएगा। तो पॉपुलेशन में घट सकता है, बढ़ सकता है, बायोमास में भी घट सकता है या बढ़ सकता है। जब किसी पिरामिड के थ्रू ऑर्गेनिज्म के नंबर्स को दिखाया जाता है तो पॉपुलेशन इंक्रीज भी कर सकता है ऊपर जाने पे, और डिक्रीज भी कर सकता है, यानी दोनों टाइप का होगा। जब साइज को दिखाया जाएगा तो साइज भी इंक्रीज कर सकता है या डिक्रीज कर सकता है। लेकिन कभी भी जब हम लोग एनर्जी को दिखाएंगे तो एनर्जी कभी भी नीचे के लेवल से ऊपर के लेवल में जाने पर बढ़ता नहीं है, वो हमेशा घटता जाता है। यानी एनर्जी का पिरामिड कभी भी इन्वर्टेड नहीं हो सकता है। एक्सप्लेनेशन में हम लोग देख लेते हैं। पिरामिड ऑफ एनर्जी इज द ओनली पिरामिड दैट कैन नेवर बी इन्वर्टेड। यानी एनर्जी का पिरामिड कभी भी इन्वर्टेड नहीं हो सकता है। इट विल बी ऑलवेज अपराइट, ये हमेशा अपराइट होगा, मतलब सीधा होगा। तो एनर्जी करेक्ट आंसर विल बी बी। नेक्स्ट देखेंगे 29, द फंक्शन ऑफ पॉलीमरेज चेन रिएक्शन इज। आप लोग पीसीआर टेस्ट में पढ़े होंगे कि पॉलीमरेज चेन रिएक्शन डीएनए को एम्पलीफाई करने के लिए किया जाता है, डीएनए एम्पलीफिकेशन। यानी करेक्ट आंसर हो गया आपका डी। पीसीआर टेक्निक इज यूज्ड इन डीएनए एम्पलीफिकेशन। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 30, साइनोबैक्टीरिया आर यूजफुल बायोफर्टिलाइजर इन द फील्ड ऑफ। साइनोबैक्टीरिया एक यूजफुल बायोफर्टिलाइजर का काम करता है किस फील्ड में? याद रखना है, राइस के फील्ड में साइनोबैक्टीरिया एक फर्टिलाइजर की तरह वर्क करता है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका डी। नेक्स्ट देखेंगे 31, द फंक्शन ऑफ कॉपर टी इज टू प्रिवेंट। कॉपर टी यह एक कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस है और ये बैरियर डेवलप करता है बिटवीन स्पर्म एंड ओवम। यानी स्पर्म एंड ओवम के बीच बैरियर का काम करता है। तो जब स्पर्म और ओवम के बीच बैरियर रहेगा तो दोनों एक दूसरे के साथ फर्टिलाइजेशन नहीं कर पाता है, मीन्स इट स्टॉप फर्टिलाइजेशन। तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा सी। फंक्शन ऑफ कॉपर टी इज टू प्रिवेंट फर्टिलाइजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 32, डिकम्पोजर्स आर। तो आप लोगों को पता है डिकम्पोजर्स
कैन नॉट प्रिपेयर देयर ओन फूड, ये अपना भोजन खुद बना नहीं सकता है। और जो ऑर्गेनिज्म अपना भोजन खुद नहीं बना सकता है उसको हम लोग बोलते हैं हेटेरोट्रॉप्स, मींस डिकम्पोजर्स आर हेटेरोट्रॉप्स। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे 33, विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिप्लॉयड स्ट्रक्चर। डिप्लॉयड हम लोग बोलते हैं 2n स्ट्रक्चर को जिसमें 2 सेट क्रोमोसोम होता है। तो हम लोगों ने पढ़ा है रिप्रोडक्शन चैप्टर में कि गैमीट्स जो होता है वो हैप्लॉइड होता है। तो स्पर्म गैमीट है, मेल गैमीट हैप्लॉइड होगा। ओवम फीमेल गैमीट है, ये भी हैप्लॉइड होता है। मतलब स्पर्म को n से डिनोट करते हैं, ओवम को भी n से डिनोट करते हैं। जाइगोट डिप्लॉइड होता है इसलिए इसको 2n से डिनोट करते हैं। और एंडोस्पर्म ट्रिप्लॉइड होता है इसलिए इसको 3n से डिनोट करते हैं। ट्रिप्लॉइड सेल में 3 सेट क्रोमोसोम होता है इसीलिए इसको ट्रिप्लॉइड बोले। जाइगोट ये डिप्लॉइड होता है, 2 सेट क्रोमोसोम होगा तो डिप्लॉइड 2 सेट। और गैमीट जो है ये हैप्लॉइड होता है, इसमें ओनली 1 सेट क्रोमोसोम होता है। तो आपसे पूछा जा रहा है डिप्लॉइड स्ट्रक्चर, तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा जाइगोट। नेक्स्ट हम लोग देख रहे हैं 34, विच ऑफ द फॉलोइंग काउज बायोमैग्निफिकेशन। याद रखना बायोमैग्निफिकेशन क्या है, तो यह एक फेनोमेना है जिसमें किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर यानी कि उसके बॉडी में केमिकल्स जो है वो स्टोर होना स्टार्ट हो जाता है। केमिकल्स तो लिविंग ऑर्गेनिज्म तो प्लांट्स भी है एंड एनिमल्स भी है। तो जब किसी प्लांट्स या एनिमल्स के बॉडी में केमिकल्स स्टोर होना ठीक है स्टार्ट हो जाता है तो इस फेनोमेना को हम लोग बोलेंगे बायोमैग्निफिकेशन। जब भी हम लोग क्रॉप प्रोडक्शन करते हैं तो क्रॉप प्रोडक्शन में फार्मर क्या करता है, डिफरेंट टाइप्स के केमिकल को यूज करता है और ये केमिकल्स परमानेंटली इस प्लांट्स के बॉडी में स्टोर हो जाता है। तो यह एक बायोमैग्निफिकेशन है। फिर जब इस प्लांट्स को कोई एनिमल खा लिया तो एनिमल्स के बॉडी में भी ये केमिकल्स परमानेंटली स्टोर हो जाएगा, तो इसे भी हम लोग बोलेंगे बायोमैग्निफिकेशन। ठीक है, तो मरकरी, डीडीटी ये दोनों केमिकल बायोमैग्निफिकेशन काउज करता है। SO2 ये तो गैस है जो एयर पॉल्यूशन काउज करेगा। तो एसिड रेन के लिए रिस्पॉन्सिबल कंपोनेंट SO2 है जो एयर पॉल्यूशन से होता है। तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा C, बोथ A एंड B। नेक्स्ट देखेंगे 35 क्वेश्चन इज एनिमोफिली टाइप ऑफ पॉलिनेशन इज नॉट फाउंड इन। इसमें से किस में एनिमोफिली पॉलिनेशन नहीं होता है। याद रखना एनिमो, एनिमो का मतलब होता है एयर। कंफ्यूज नहीं होना है, एनिमल नहीं होगा, एयर होगा, एयर। यानी एयर से पॉलिनेशन किसमें नहीं होता है। तो ग्रास में तो एयर से पॉलिनेशन होता है, मेज में भी एयर से पॉलिनेशन होगा, व्हीट में भी एयर से पॉलिनेशन होगा। जिस प्लांट में ओपन फ्लावर होगा उसमें एयर के थ्रू पॉलिनेशन होगा, मतलब इसमें क्या होगा एनिमोफिली। और जिस प्लांट का फ्लावर या तो क्लोज्ड हो या पार्शियल क्लोज्ड, पार्शियल क्लोज्ड यानी थोड़ा सा क्लोज्ड हो, जैसे बेल शेप, घंटी के जैसा शेप का हो या कप शेप कोई फ्लावर हो, तो यहाँ पे देखेंगे पार्शियली क्लोज्ड होता है। अगर कोई फ्लावर कप शेप है तो इसका स्टामेन और पिस्टिल क्या होगा, ये इस कप के अंदर रहेगा। और ऐसे कंडीशन में एयर जब भी ब्लो करेगा तो पॉलिनेशन नहीं होगा, क्योंकि इस कप के अंदर में ये दोनों चीज है, तो पॉलिनेशन नहीं होगा। तो पॉलिनेशन कब होगा इसमें, जब कोई इंसेक्ट इसके अंदर चला जाए या कोई बर्ड इसके अंदर चला जाए तब। तो बर्ड के थ्रू या इंसेक्ट के थ्रू पॉलिनेशन कप लाइक वाले फ्लावर्स में होगा। ठीक है, तो अब हम लोग देखते हैं सैल्विया एक प्लांट है जिसका फ्लावर कप लाइक स्ट्रक्चर का होता है।
एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। साल्विया हैज बेल शेप्ड और कप शेप्ड फ्लावर एंड स्टामेन्स आर प्रेजेंट इनसाइड द बेल, यानी कि घंटी नुमा इसका फ्लावर होता है और जो स्टामेन है इसी बेल के अंदर होता है। सो पॉलिनेशन डज नॉट अकर थ्रू एयर्स, इसलिए इसमें एयर्स के थ्रू पॉलिनेशन नहीं होगा। इन दिस प्लांट पॉलिनेशन अकर्स थ्रू इंसेक्ट एंड बर्ड, इन प्लांट्स में पॉलिनेशन होगा इंसेक्ट के थ्रू या बर्ड्स के थ्रू, तो करेक्ट आंसर विल बी डी। नेक्स्ट देखते हैं 36, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज मोबाइल जेनेटिक एलिमेंट, मतलब मूवेबल जीन होता है, मूवेबल जीन। मूवेबल जीन हम लोग बोलते हैं वैसे जीन को जो या तो जंप कर रहा हो या लोकेशन चेंज कर रहा हो, दैट कैन चेंज देयर लोकेशन आइदर इन द क्रोमोसोम, क्रोमोसोम के अंदर ये अपना लोकेशन चेंज कर सकता हो या किसी जीनोम के अंदर ये अपना जीनोम के अंदर लोकेशन चेंज कर सकता हो। ठीक है, तो जंपिंग जीन्स भी इसको हम लोग बोलते हैं, इसको क्या बोलेंगे, जंपिंग जीन्स। या जंपिंग जीन्स का एक दूसरा नाम है ट्रांसपोसोम, ट्रांसपोसोम। तो ट्रांसपोसोम या जंपिंग जीन ऐसा जीन है जो मूव कर सकता है, इसीलिए इसको कहा जाता है मोबाइल जेनेटिक एलिमेंट। आंसर देख रहे हैं, स्प्लिट जीन तो नहीं, जंपिंग जीन तो हाँ जंपिंग जीन, ट्रांसपोसोम तो हाँ ट्रांसपोसोम भी बोलेंगे, या बोथ बी एंड सी तो बोथ बी एंड सी। आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बोथ बी एंड सी। एक्सप्लेनेशन देख रहे हैं, मोबाइल जेनेटिक एलिमेंट जिसको MGE भी शॉर्ट में बोलते हैं, also known as jumping genes or transposons are a sequence of DNA, ये एक DNA का सीक्वेंस है that move or jump from one location to another in the genome, किसी एक जीनोम के अंदर ये अपने लोकेशन को चेंज कर सकता है, जंप कर सकता है या मूव कर सकता है, ऐसे जीन को जंपिंग जीन या ट्रांसपोसोन्स बोलते हैं। तो करेक्ट आंसर आपका क्या हो गया, डी, जंपिंग जीन एंड ट्रांसपोसोन्स बोथ। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 37, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एब्सेंट इन फोटोकेमिकल स्मोक, ये भी प्रीवियस क्वेश्चन में हम लोग देख चुके हैं। फोटोकेमिकल स्मोक में फैन प्रेजेंट होता है, SO3 भी होता है, SO2 भी होता है, तो एब्सेंट रहेगा सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड। CO2 गैस इज नॉट प्रेजेंट इन फोटोकेमिकल स्मोक। ठीक है, तो करेक्ट आंसर होगा आपका डी। नेक्स्ट हम लोग देख रहे हैं 38, विच वन इज एक्वेटिक वीड्स इन द फॉलोइंग, इसमें कौन एक्वेटिक वीड्स है, वीड्स मतलब क्या होता है, वाइल्ड प्लांट, वैसा प्लांट जो खुद ब खुद ग्रो कर जाए, और कैसा होना चाहिए, एक्वेटिक, यानी कि एक्वेटिक वाइल्ड प्लांट कौन सा है, ट्रापा। ट्रापा से हम लोग को एक फ्रूट मिलता है, वाटर फ्रूट, जिसे हम लोग सिंघाड़ा भी बोलते हैं। तो ट्रापा का तो कल्टीवेशन किया जाता है, फार्मर्स इसे किसी पॉन्ड के अंदर ग्रो करता है, तो ट्रापा खुद ब खुद नहीं होगा, तो ये वाइल्ड प्लांट नहीं है। हाइड्रिला, याद रखना किसी भी पॉन्ड या रिवर में हाइड्रिला खुद ब खुद ग्रो कर जाता है, तो ये एक वाइल्ड प्लांट है। इस तरह हम लोग देखेंगे इकॉर्निया, इकॉर्निया भी एक वाइल्ड प्लांट है जो किसी भी पॉन्ड या रिवर में खुद ब खुद ग्रो कर जाता है। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा बोथ बी एंड सी। नेक्स्ट हम लोग देख रहे हैं 39, विच वन इज इनिशिएशन कोडोन, इसमें से कौन इनिशिएशन कोडोन है, यानी कि प्रोटीन सिंथेसिस स्टार्ट करने वाला कोडोन है। तो जो प्रोटीन सिंथेसिस स्टार्ट करता है उसे हम लोग स्टार्ट कोडोन भी बोलते हैं। आपसे क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है, विच वन इज स्टार्ट कोडोन या विच वन इज इनिशिएशन कोडोन। तो आप लोग पढ़े होंगे कि AUG एंड GUG बोथ आर स्टार्ट कोडोन, ये दोनों ही स्टार्ट कोडोन है। जब तक ये कोड नहीं आएगा तब तक प्रोटीन का सिंथेसिस स्टार्ट नहीं होगा।
आप लोग प्रोटीन सिंथेसिस में इसे पढ़े होंगे। ओके, नेक्स्ट हम देख रहे हैं 40 विच वन इज एन इंडेंजर्ड स्पीसीज। इसमें से कौन सी स्पीसीज जो है इंडेंजर्ड है, मतलब खत्म होने के कगार पे आ चुकी है। तो हम लोग देखेंगे इंडेंजर्ड स्पीसीज कसकटा, ये तो पैरासिटिक प्लांट है तो ये नहीं है इंडेंजर्ड स्पीसीज। लैंटाना, ये भी इंडेंजर्ड स्पीसीज नहीं है। निपेंथिस, याद रखना निपेंथिस एक पीचर प्लांट है। पीचर प्लांट का पॉपुलेशन हाई रेट के साथ डिक्रीज कर रहा है, तो पीचर प्लांट्स इंडेंजर्ड स्पीसीज के रूप में इसको रखा गया है, यानी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, निपेंथिस। नेक्स्ट हम देख रहे हैं 41 हाई अमाउंट ऑफ ई कोलाई इन वाटर इज एन इंडिकेटर ऑफ। किसी वाटर सोर्स में अगर ई कोलाई बहुत ज्यादा है, मान लो कि ये कोई रिवर है, किसी रिवर में या किसी पॉन्ड में अगर ई कोलाई बैक्टीरिया ज्यादा मिल रहा है तो इसका मतलब क्या है। ई कोलाई एक बैक्टीरिया है जो हम लोग के इंटेस्टाइन में पाया जाता है, याद रखें एनिमल इंटेस्टाइन में ये पाया जाता है, काऊ के इंटेस्टाइन में, ह्यूमन इंटेस्टाइन में, सभी जगह ये ई कोलाई बैक्टीरिया पाया जाता है। और ये हमारे बॉडी से या एनिमल के बॉडी से फीकल मैटर के थ्रू या डंग के थ्रू हमेशा बाहर आता रहता है। इंटेस्टाइन में इसका पॉपुलेशन इंक्रीज करेगा और ये फीकल मैटर या डंग के थ्रू बॉडी से आउट होता रहता है। अगर किसी तरीके से ये डंग किसी वाटर में मिक्स हो जाए या वाटर को कंटेमिनेट कर दे तो उस वाटर में ई कोलाई का पॉपुलेशन बढ़ जाएगा। तो जनरली हम लोग देखते हैं फीकल मैटर या डंग को हम लोग सीवेज के थ्रू डंप कर देते हैं। सीवेज क्या है, तो सीवेज लिक्विड वेस्ट को बोलते हैं या वेस्ट वाटर। तो किसी लिक्विड वेस्ट या वेस्ट वाटर में अगर काऊ डंग या ह्यूमन डंग मिक्स हो जाए और इस लिक्विड वेस्ट को किसी रिवर में या किसी पॉन्ड में हम लोग रिलीज कर दे तो उस पॉन्ड में ई कोलाई का अमाउंट क्या होगा, इंक्रीज कर जाएगा। यानी कोई वाटर सोर्स अगर सीवेज के कांटेक्ट में आ रहा है कंटिन्यूअसली तो उस वाटर में ई कोलाई का अमाउंट ज्यादा होगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है हाई अमाउंट ऑफ ई कोलाई इन वाटर इज एन इंडिकेटर ऑफ। किसी वाटर में अगर ई कोलाई हाई अमाउंट में है मतलब वो वाटर किसके कांटेक्ट में है, हार्डनेस ऑफ वाटर। ये वाटर के हार्डनेस को दिखाता है तो नहीं। इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन, उस वाटर में इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन आ रहा है तो नहीं, इंडस्ट्रीज के थ्रू कभी भी ई कोलाई का अमाउंट इंक्रीज नहीं करेगा। सीवेज पॉल्यूशन, तो हाँ उस वाटर में कहीं ना कहीं से सीवेज आ रहा होगा और सीवेज में याद रखना काऊ डंग, ह्यूमन एक्सक्रीटा, ह्यूमन डंग कुछ भी मिक्स होके आ रहा है। तो जैसे सीवेज में ई कोलाई है और ये सीवेज अगर किसी वाटर में जाएगा तो वहां ई कोलाई के अमाउंट को इंक्रीज कर देगा। तो करेक्ट आंसर आपका सी हो गया। ऑल ऑफ दिस तो नहीं, ऑल ऑफ दिस नहीं होगा, यानी करेक्ट आंसर विल बी सी। नेक्स्ट देख रहे हैं 42 फॉसिल्स आर जनरली फाउंड इन विच ऑफ द फॉलोइंग। निम्नलिखित में से किस रॉक में फॉसिल्स पाया जाता है। तो मोस्टली फॉसिल्स आर प्रेजेंट इन सेडिमेंट्री रॉक्स। सेडिमेंट्री रॉक्स में मैक्सिमम फॉसिल्स पाया जाता है, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं, इट इज द लास्ट क्वेश्चन। क्लोरेला इज अ टाइप ऑफ। ये प्रीवियस क्वेश्चन में भी हम लोगों ने देखा था। तो क्लोरेला क्या है, क्लोरेला एक यूनिसेलुलर एल्गी है। इट इज यूनिसेलुलर एल्गी। मींस आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ए। बट यहां हम लोग को एक और आंसर दिख रहा है, दैट इज सिंगल सेल प्रोटीन यूनिसेलुलर एल्गी, जैसे क्लोरेला, स्पाइरुलिना। ना ये कुछ यूनिसेलुलर एल्गी है जिसे एज ए सोर्स ऑफ फूड हम लोग यूज करते हैं। ये हम लोग के लिए फूड का एक सोर्स भी है। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। क्लोरेला इज अ यूनिसेलुलर एल्गी। क्लोरेला एक यूनिसेलुलर एल्गी है, तो एल्गी है ये।
क्लोरेला इज ऑल्सो यूज्ड एज स्पेस फूड। क्लोरेला का यूज स्पेस फूड के रूप में भी हम लोग करते हैं। सम यूनिसेलुलर एल्गी लाइक क्लोरेला, स्पाइरुलिना, etc आर यूजफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ये यूजफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म है एंड यूज्ड एज अ सोर्स ऑफ प्रोटीन, और इसे एज ए सोर्स ऑफ प्रोटीन की तरह हम लोग यूज करते हैं। सो ऑल्सो नोन एज सिंगल सेल प्रोटीन, इसीलिए इसको हम लोग सिंगल सेल प्रोटीन भी कहेंगे। तो आपका बेस्ट जो आंसर होगा वो सिंगल सेल प्रोटीन होगा, बट आपका आंसर ए भी हो सकता है। तो जब यहाँ पे बेस्ट मिल रहा है तो हम लोग बेस्ट आंसर बनाएंगे सिंगल सेल प्रोटीन। ओके, योर आंसर विल बी ए एंड डी। ओके स्टूडेंट, तो इसी के साथ ये वीडियो यहीं एंड होता है। काइंडली आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, अपने फ्रेंड्स को शेयर करें, ताकि वो भी इस वीडियो का बेनिफिट ले सके। तो काइंडली इस वीडियो का बेनिफिट ज्यादा से ज्यादा बच्चे ले सके, इसलिए आप इसे शेयर करें। ओके, थैंक यू। Thank you guys. Must subscribe my channel by clicking on subscribe button.